आपकी हर स्टोरी को ना केस के सीक्वेंस में समझते हैं। साहब आपको नहीं मालूम था ये बहुत बड़े गुंडे हैं? ये बात समाज में चला। मैंने गिराया क्या आपको? सेक्शन 9 होने के बाद 11 महीने बाद आपके ऊपर कौन कौन से केसेस जो थे वो लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज जो सज्जन बैठे हैं, क्योंकि ये मेरे अंकल जी हैं, एक तरीके से वैसा ही एक फैमिली जैसा रिलेशन है और मेरे जो भी कोर्स होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होता है। और ये मेरे फैमिली में पहले से ही बहुत जुड़े हुए थे। कोर्स की बात तो बाद में आई है। इनके बारे में मैं पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से एक परिचय दे देता हूँ कि इनकी पर्सनालिटी क्या है। ये जो है इनका सबसे अच्छा जो मैटर है, एक सबसे एडवांस जो चीज़ है वो आप जैसे यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए, वो है करेज। ये इस बात को मानते हैं कि वो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होती। नॉलेज उसके साथ ज़रूर रहती है, पर जब ही वो ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर सकती है केसेस के अंदर, जब वो आपको हिम्मत के साथ प्रेजेंट करने का मौका दे। तो आप जब तक हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक आपको ये समस्याएं आती रहेंगी, और यही समस्याएं इनके साथ नहीं है। ये अपने लड़के के केस में इन्वॉल्व थे, क्या था कैसे था वो हम इन्हीं से समझेंगे। मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि इनका जो मैटर है, इनके इस मैटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इन्होंने पहले शुरुआत की हमारे कोर्स से अपने कॉन्फिडेंस को शो करना, और उसके बाद ये स्थिति आई कि वो जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता चला गया, और एक वक्त बाद जाके इनके बच्चे के साथ हमारी ट्यूनिंग हुई, और उसके बाद हम पहले इनका इंटरव्यू करेंगे और फिर आपसे इनके बच्चे का भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। इससे पहले मैं YouTube पे एक वीडियो भी डाल चुका हूं जिसमें इनके बेटे ने 498 डे क्वैशिंग कराई थी, और उसके अंदर बकायदा लाइव वीडियो था। और उस लाइव वीडियो कोर्ट हियरिंग के सुनकर आप अपने लिए एक अच्छी सोच बना चुके होंगे, और इसी में एक नई सीरीज हम दे रहे हैं। अब हम इनका इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद इनके लड़के का इंटरव्यू करेंगे, जो 14% अब तक सारे केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लीगल के कोर्सेज से लाभ उठाकर लड़ते रहे और अपने दम पर लड़ा है, किसी की मदद नहीं ली। और इन्होंने जो करेजियस काम किए हैं वो मैं इनके सम्मान में इन्हीं से सुनना चाहता हूँ। मैं नहीं बताना चाहता, मैं चाहूँगा कि इनसे सुनकर आपको कनेक्टिविटी फील हो। तो आज हम अंकल जी से बात करेंगे, और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी इंस्पिरेशन ये है कि अंकल जी आपको इंस्पायर करें अपनी पूरी स्टोरी से, और वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर इनसे सीखें कि इस उम्र में भी जवान होना किसे कहते हैं, जोश किसे कहते हैं, और नॉलेज को सही इम्प्लीमेंटेशन देना किसे कहते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार दोस्तों। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि है ना, आप अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, और जी। जो आपके अंदर जोश भरा हुआ है इस इंटरव्यू में आने से पहले, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि इस इंटरव्यू को प्रॉपरली मैं करवाना चाहता हूँ। और आप अपने बारे में खुल के बताइए। मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है, मैं रायपुर निवासी हूँ। मैं अपनी पत्नी का व्यवसाय को देखता हूँ, जो कि एल्युमिनियम का व्यवसाय है, रायपुर में ही स्थित है। मेरी बहू अंबिकापुर निवासी है, जो कि अभी हमारे से अलग चली गई है। कहानी थोड़ी सी इस तरह शुरू हुई है कि वो हमें हर तरह से तंग करना चालू कर दी थी। शादी के 15 साल बाद भी उसने हमें चैन से नहीं रहने दिया। हमने उसको हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले लीगल के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? जब उसने हमसे वो तंग करना चालू कर दिया तो हमने कुछ कंप्लेंट्स महिला आयोग में डाले। अच्छा जी। महिला आयोग का लेटर जब आया उसकी डेट का, तो उसने ये कह दिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने घर जाऊँगी और तीनों बच्चों को साथ में लेके जाऊँगी। हमने उसके लिए मैं अपना महिला थाना रायपुर में एक कंप्लेंट दाखिल किया कि ये बच्चों को ले जाना चाहती है, कृपया इसे रोका जाए। लेकिन हमारे को बाकी लोगों ने ये कहा कि क्योंकि आपका बेटा 3 बच्चे हैं, जो मेरा पोता है सब वो छोटा है, इसलिए उसे तो वो साथ लेके जाएगी। हमें किसी ने गाइड नहीं किया, तो वो उसके हिसाब से उनको ले गई, बच्चे को ले गई। तो इससे मैं बहुत दुखी रहने लग गया।
हमने सेक्शन 9 लगाया। इस बीच मैंने ये सोचता रहा कि मैं इसको करूं कैसे। हमारे साथ तो ये सब नया घटना घटी है। अपने लॉयर से पूछते हैं तो वो ठीक है साहब आपने सेक्शन 9 लगा दिया तो ठीक है, तो ये अब कैसे करें हम इसको। एक दिन हमने यूट्यूब पे बैठ के सर्च करनी चालू की तो अचानक ही मुझे लीगल एंगल में आपका परिचय वो मिला वीडियो, जिसे मैंने देखकर इतना मोटिवेट हुआ, मेरे दिमाग में एक बात आई, इनसे संपर्क करना चाहिए। मैंने अपने बेटे को बताया कि राहुल ये ऐसा है, तो राहुल ने मेरे को बोला पापा मेरे को तो लगता है हम इनसे परिचित हैं पहले से, ये मेरे मित्र हैं। हमने कहा ठीक है अब तू कह रहा तो मैं संपर्क करता हूँ इनसे। हमने आपसे संपर्क किया तो हमें और भी मतलब ज्ञान हुआ, और जब इनको हमने परिचय बताया तो इनको भी याद आ गया, हम भी रायपुर में आप लोग पहले मिले थे हम, अरे आप तो मेरे अच्छे मित्र हैं, भाई आपकी समस्या क्या है। हमने इनको बताया समस्या कुछ नहीं है। अभी इन्होंने फिर हमसे डिटेल और पूछी कि क्या केस हुए हैं, पारिवारिक संबंध। हमने इनको बताया हमने सेक्शन 9 लगाया है, बहू इस तरह घर छोड़ के चली गई है। तो इन्होंने कहा भी अभी तो फिर आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके ऊपर कोई केस थोड़ी लगाए गए हैं, ये तो आपने लगाया उसको बुलाने के लिए। मैंने कहा नहीं सर मुझे आपकी गाइडलाइन चाहिए। तो बोले फिर इसको आपको एक काम करना होगा, पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए तब मैं समझता हूँ इसको क्या करना है। ये तो हमारा प्रोसेस रहता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने जितनी उससे पहले कहीं भी आपकी टेक्निकल जो सलाह कहीं से ली, सलाहकार कोई भी रहा हो, हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, उसमें और हमारी दी हुई सलाह में क्या फ़र्क नज़र आया, बेहतर फ़र्क क्या था? हाँ जी, कि जब मैंने आपसे संपर्क किया तो मुझे बहुत कुछ, और जो आपके वीडियो देखे उससे मुझे ऐसा लगा कि यही एक सही प्लेटफॉर्म है, जो सोर्स है जो हमें आगे बढ़ा के। मेरी ऑडियंस है ना, आपकी इस बात को थोड़ा सा शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहेंगे, जो अभी तक हमसे या तो जुड़े नहीं है या संपर्क में नहीं आए, कि ऐसा वो क्या था जो मतलब आपको लगा कि ये ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन है। वो परफेक्ट ऑप्शन किस तरह से लगा, कुछ उदाहरण के तौर पे बताइए। क्योंकि आपने मेरे को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस में लगा। मैंने उससे पहले भी कई वीडियो देखे थे लोगों के अलग अलग, और जो उनमें मेरे को कभी किसी से बात भी हुई तो मुझे ऐसा लगा ये सब मतलब धोखाधड़ी वाले सिस्टम लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, और आपसे ही जब बात करके मुझे मन को पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन मिला कि यही एक प्लेटफॉर्म सही है। और आपने भी मुझे कहा भाई इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं, आपका तो कोई केस ही नहीं हुआ है अभी, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, घबराइए मत। तो हम आगे बढ़े उसके लिए सेक्शन 9 के बाद। अच्छा, सेक्शन 9 की जो हमारे पास आने से पहले जो गलतफहमियां थी और जो उसके बाद क्लैरिटी बनती चली गई, तो आज सेक्शन 9 आपके लिए आफत है क्या? नहीं, सेक्शन 9 मेरे लिए आफत नहीं है। मैंने आपसे ये पूछने की कोशिश की थी, कभी लोगों ने ये जो मुझे गलत गाइड कर दिया है कि बच्चा छोटा है उसको ले जाएंगे और ये ऐसा नहीं रहेगा वैसा नहीं रहेगा, तो आपने मुझे ये जब समझाया कि आपने बच्चे को किसी कीमत पे नहीं देना था, वो उसके बाप का माल नहीं था जो उठा करके वो ले गई, इसलिए मेरे को और भी कॉन्फिडेंस आ गया कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं। और जिस चीज के लिए मैं इतना तड़फ रहा हूँ उसी को तो अपन ने देखना है। आपकी सबसे बड़ी मजबूत चीज़ जो है, जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, वो ये है कि आप इस उम्र में भी बहुत करेजियस फील करते हैं, जो कि कई बार मेरे साथ भी कोर्स में ऐसा होता है कि बाकी जो मदर फादर हैं, आपको भी शायद ये कमियां पता है कि वो इतना ओवर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जिस तरह से आपने अपने केसेस में नहीं, लिया। मैं तो ये सोचूंगा कि हर एक को इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये तो बढ़ावा इन और लड़कियों को मिलता रहेगा। अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उन्हें वो तो बिना मतलब को ऐसे ही चले जाएंगे सब। क्या आप ये इस बात को मानते हैं कि आप भी अपने बच्चे के लिए शक्ति बने, इंस्पिरेशन बने, जैसे आप सपोर्ट में खड़े रहे? मैं इसके लिए एकदम शक्ति बना हुआ हूँ। उसे तो खुद भी महसूस होना चाहिए इस बात का कि मेरे पिता मेरे लिए कितनी बड़ी शक्ति बने। अगर मदर फादर का ये जैसे आपने सपोर्ट किया है, इतना करेज आपने बना के रखा है, आप घबराए नहीं, बेचैन नहीं हुए, काफी बहुत बुरी परिस्थितियां हैं जो आगे आप बता भी देंगे यहाँ पे, तो वो केवल आपके कारण हुआ, आपने हमें मोटिवेट किया है, नहीं तो शायद हम टूटे हुए थे। पर बच्चे के लिए मदर फादर का सपोर्ट जो होता है, अगर वो आपकी तरह मजबूत खड़े रहें, तो क्या मदर फादर को, आपकी उम्र के जो मदर फादर हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप कितनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ ना
कि अगर वो आपके संपर्क में आते हैं हम्म, तो आपने जो हमें मजबूती दी है, हम तो टूटे हुए थे ना, आप ही ने तो हमको वो ये सब बातें बताई तो कि नहीं आपने टूटना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, तो टूटेंगे कैसे आप। और जो मदर फादर घबराए रहते हैं, अपने बच्चे पे परेशानियां ज़्यादा दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, तो क्या वो समस्या सॉल्व हो जाती है उससे? नहीं, उससे समस्या सॉल्व नहीं होगी मेरे ख्याल से। उन्हें जो है, जैसे एक होता है ना कि भाई किसी को क्लास की जरूरत है, तो वो आपसे संपर्क करें, उनको आपके क्लास की जो बहुत जरूरत पड़ेगी। यानी दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी अपने मदर फादर को बचाने, छिपाने इसकी कोशिश मत कीजिए। उनको भी जो है बाकायदा आप इस चीज़ पर लेकर आए कि आपको अपने मदर फादर को एक इंस्पिरेशन बनाना है और उनको भी उतना ही करेज देना है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़रूरी है। अंकल जी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इनको A to Z पूरा स्टोरी आज तक पता है, क्योंकि इन्होंने एक दिन भी बिना इन्वॉल्वमेंट के, इवन हमें अभी भी एक कोर्ट केस का मैटर था, उसमें यह पूरा अभी तक इन्वॉल्व थे इस इंटरव्यू से पहले। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके मदर फादर अगर पूरे केस के इन एंड आउट्स जानेंगे, उनको सारी टेक्निकल चीज़ें जैसे आपको पता है वैसे उनको पता होगी, तो मैं बता रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा बढ़िया सपोर्टर, भगवान का रूप आपके पूरे जीवन में कोई नहीं होगा। क्योंकि वो नहीं घबराएंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। वो नहीं घबराएंगे तो आप कभी ये नहीं सोचेंगे उन्हें बचाना है, छिपाना है, जेल जाने से रोकना है। ये सब फालतू मिथ हैं, ये डराने के धंधे हैं। क्या अंकल जी आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, ये कोई डरने वाली बात नहीं थी। पहले हम डरे हुए थे, ये जो सही बात है वो यही है, पहले हम डरे हुए थे जब तक कि आपके संपर्क में नहीं थे, इसीलिए हम उन चीजों को ढूंढ रहे थे। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा घटना हर एक के जीवन में पहली बार ही होती होंगी, हमें तो यही लगा कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ। तो आपने जो हमें मजबूती दी, तो उसके लिए मैं तो सबको यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर मजबूती नहीं है तो आप एक बार राहुल जी से संपर्क करें। मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का नाम भी राहुल है और इत्तेफाक से इनका भी नाम राहुल है, इसलिए मैं जब भी कोई बात करूंगा तो मैं अपने बेटे के बोलूंगा और राहुल सर को राहुल सर कह के बोलूंगा। वो सर मैं आपका बेटा ही हूँ। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, आपने तो यही तो कहा हमें, आपने हमें मजबूती किस लिए दी? इसीलिए तो दी कि राहुल मेरा मित्र है और आप मेरे पिता से तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। मैं आपको थोड़ा सा अब इनकी पूरे जीवन की जो पहलू इस पूरे केस से रिलेटेड जुड़े रहे हैं उसके बारे में खुलकर बताना चाहता हूं, पर मैं सिर्फ एक यहाँ पर एंकर की भूमिका में रहूंगा। जो स्टोरी है उसी से सुनिए जिसने उस दर्द को जिया है, उस दर्द से फिर अपने आप को बाहर निकाला है और इतनी ज़बरदस्त मजबूती और हिम्मत से दिखाया है। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि अगर इनको 40-50 पुलिस वाले घेर लेते हैं या इनको डराया धमकाया जाता है तो ये अकेले भी कभी नहीं डरे, आधी रात को नहीं डरे, पुलिस वालों की भीड़ से नहीं डरे, किसी बात से नहीं डरे। ये लोग कमाल हैं और आपको इनको सुनना चाहिए। और सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि मैं भी अभी इस वक्त बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे अंदर करेज रहता है, हिम्मत रहती है, क्योंकि इनकी स्टोरी नहीं है, एक बड़ा उपन्यास लिखा जा सकता है, फिल्म छोड़िए पूरी वेब सीरीज बनाई जा सकती है। आपने बहुत बड़ी बड़ी क्राइम सीन की वेब सीरीज देखी होगी, पुलिस के क्राइम्स की वेब सीरीज देखी होगी। अगर इस पूरे इस पे बनाया जाए तो ये एक भयानक, रोज भरी पड़ी है, एक एक ट्विस्ट, एक एक टर्न से स्टोरी। तो आपको ये पूरा वीडियो जो है इन पर फोकस होकर सुनना चाहिए, क्योंकि वो आदमी आपको बता रहा है जो आदमी इसका भुगत भोगी है, जिसने इस सारी टेंशन से अपने आप को बाहर निकाला है, अपने बेटे की इंस्पिरेशन रहा है, अपनी पूरी फैमिली को एक जगह कंट्रोल में रखा है कि कहीं कोई बिखर नहीं जाए। आज इनकी पोतियां, आज इनके बच्चे सब इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो किसी भी बात से नहीं डरते, किसी भी बात से नहीं डरते, क्योंकि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई डरने वाली बात नहीं है, अन्याय के आगे झुका नहीं जाता है। तो इस फैमिली से सीखिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अंकल जी, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप पूरे केस को एक बार अपनी फ्रीडम से पूरी समरी में एक बार समझाइए और उसमें आपकी तकलीफें, दर्द, परेशानियां, सब चीजें आप बता सकते हैं जी। और उसके बाद फिर हम इसको टुकड़ा टुकड़ा एक बार हमारी ऑडियंस तक लेके जाएंगे। मैं अपनी स्टोरी को चालू करता हूं ये समझते हुए कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो आज तक फिल्मों में ये सब चीजें देखते थे हम, लेकिन जब अपने साथ घटनाएं घटी हैं तो हमें लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, शायद वो रियलिटी उतार के दिखाई जाती है। आज से करीब 15-16 साल पहले मैंने अपने बेटी की शादी की। शादी अच्छे ढंग से हुई,
इन्होंने शुरू में ये कहना चालू कर दिया कि आप हमसे मांगते हैं, जबकि मैंने उनसे आज तक एप्पल भी नहीं लिया। शादी से पहले ही? शादी से पहले ही उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि आप लोग हमसे मांगते हैं। क्या भूमिका निभाना चाह रहे थे वो हम मुझे नहीं मालूम। ये बात समाज में भी फैला दी। उसके बाद जब ये ज्यादा बात बढ़ने लगी तो मैंने एक समाज की मीटिंग किया। उन्होंने बैठ करके सब जब बातें सुनी और समझी तो उन्हें काफी बुरा भला कहा, भाई ये क्या है सब, आप बताइए आपने कभी इन्होंने कुछ मांगा? बोले नहीं। तो फिर बोले ये नाटक काय का है? तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इसको छोड़ दो रिश्ते को। मैंने कहा नहीं, रिश्ता इस तरह नहीं छोड़ता। देखो सबकी बेटियां बराबर होती हैं, मेरी भी कल को बेटी है और उसके भी घर, वो भी अपने ससुराल में रहती है। कोई भी घटना किसी के साथ हो सकती है ना। मैं इसको रिश्ता नहीं छोड़ना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, रिश्ता तोड़ने से हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर हाँ, गलत असर पड़ता है। गलत असर जो भी पड़ता है वो मैं शब्दों में नहीं बयान कर पा रहा हूँ, बात तो अंडरस्टैंडिंग भी रहनी चाहिए कुछ। हमने उस रिश्ते को आगे बढ़ा लिया। लेकिन अगर इनको ऐसा लगता था कि मैं मांगता हूं तो इनको उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए था। क्यों शादी की मेरे बच्चे बेटे के साथ? बिल्कुल। अगर मैं एग्री था तो आप ही कह देते कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमसे गलती हो गई, ये कह करके इन्होंने रिश्ते को, हमने भी आगे बढ़ा दिया, उन्होंने भी आगे बढ़ा लिया। चलता रहा ठीक। शादी के 15 साल गुजरते ही, लेकिन इससे पहले वो घर में जैसे छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा बेटा मेरे एक मात्र पुत्र संतान है। इसलिए मैंने यही देखा कि भाई हमेशा ये खुश रहें हर तरह से। जब भी इनकी कोई डिमांड होती थी कि हमको ये चाहिए, हमने आधी रात को भी उसको पूर्ण किया हर तरह से, और ये कोशिश करते हुए कि इनकी जो खुशियां वो बनी रहें। बच्चे जो मेरे पोता पोतियां हैं, मैं उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझता हूँ। अगर उनके पैर में एक सुई भी चुभ जाती है ना तो वो मेरे सीने में जाके गड़ती है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैंने उन्हें अपने कंधे पर बिठा करके रखा है। इन्होंने अपनी गोद में तक नहीं उठाया बच्चों को। मॉल जाना है, घूमने जाना है, तब भी वो मेरे कंधे पर घूम रहे हैं। मैं एक बुजुर्ग होने के नाते भी ये महसूस करने लग गया कि नहीं चलो कोई बात नहीं, बच्चे मेरे को अच्छा लग रहा है अपने पोता पोतियों के साथ खेलने का, क्योंकि मेरी भी यही उम्र है। अब मैं किसके साथ वो समय बिताऊं। लेकिन इसका उन्होंने गलत असर पकड़ते चले गए, हमने उसको इग्नोर किया। हमेशा वो अपने बच्चों को ये कहती रहती थी, काम घर का कुछ नहीं करती थी, और लोगों को ये जा जाके कहती थी मैं घर का काम करती हूँ, और अपने बच्चों तक को कहती थी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। तो एक दिन मेरी पोती ने मुझसे कहा कि दादू मम्मी कह रही है कि घर का सारा काम मैं करती हूँ। मैंने कहा बेटा कल सुबह उठना और देखना कि घर का काम कौन करता है। कहली ठीक है दादू। इतनी बच्ची समझदार है कि सुबह जब वो उठी तो मैंने कहा देख बेटा जाके किचन में कौन लगा हुआ है, ये रोज का रूटीन है। तो बोली सॉरी दादू मुझसे गलती हो गई। कौन था किचन में? मेरी वाइफ थी। आपकी धर्मपत्नी? जी। और ये रेगुलर रूटीन है आपका? वही उसको समझाया ना। ये आपके लिए जो गंदगी फैलाई जा रही थी समाज में वो ये था कि ये लोग परेशान करते हैं, घर का काम कराते हैं जी। और घर का काम करना वैसे कानून, मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये गलत जो इन्फॉर्मेशन लड़कियां फैलाती हैं, जैसे इनके लिए भी ये समाज प्रभावित हो सकता है, कोर्ट प्रभावित नहीं होता। कर्तव्य है, घर का काम कराते हैं, करेंगे। आप अपने घर में भी रहते हो, अपने माँ बाप की सेवा करते हो। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर मैं इनसे एक इनपुट लेता हूँ, क्या वो अपने घर पे काम करती है? वो मेरे को नहीं मालूम। अभी जब वो अपने मायके में रह रही है मुझे नहीं मालूम कि वो क्या काम करती है। लेकिन मैं यहाँ ये तो बता रहा हूँ ना कि मेरी पत्नी, क्योंकि उसकी अकेली बहू थी, उसे अपने उससे इतना प्यार था, मैं कहता भी था ना आगे जाके तेरे को ये दिक्कतें आएंगी, है ना, नहीं कोई बात नहीं मेरी बहू है ना, मैं कर लूंगी सब। वो बीमार है, कुछ है, तब भी उसने करना है। अगर उसके हाथ में अगर एक बार जैसे वो पानी भर रही थी और पूरा हाथ से ना वो जग, ड्रम बोलते हैं उसको, ड्रम गिर गया और उसके पूरे हाथ कट गए, है ना, धर्मपत्नी जी, मेरी पत्नी के, और इतनी चोटें आई उसको। तो उसका जवाब क्या था, मैंने गिराया क्या आपको? इस तरह की बातें करके फिर भी हम अपने दिल में नहीं लगाते थे, कोई बात नहीं, वो कहती मेरी बहू है। मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है बातें। तब हमने उसको इग्नोर ना करने के बजाय फोकस करना चालू किया कि भाई हो क्या रहा है घर में।
अगर पत्नी मेरी बाजार में सब्जी भी लेने जाती थी तो पीछे से दरवाजा बंद करके बैठ जाती थी। वो घंटों घंटी पे घंटी देती थी, खोलती नहीं थी दरवाजे को। अच्छा। जी। और जब आस पड़ोस के लोग आते थे तो वो ये कहती थी मुझे सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया तो मशीन लगवा लो तुम। घंटों घंटों वहाँ बाहर ही खड़ी रहती बाहर ही बैठी रहती थी और कोई उसके पास वो नहीं था मोबाइल जो मुझसे बाहर बोल कर ये बोल सके। और घर में आता था तो रोज यही कहती थी कि मेरे को इस तरह की परेशानी है। मैंने कहा एक काम किया कर, तू चाबी अपने साथ लेके जाया कर, इसमें तो लॉक दूसरा लगा हुआ है। लेकिन उसने कहा कि मैं वो करके जाती हूँ तब भी वो लॉक कर देती है। और कमरे की डिस्टेंस जो है आप लोगों को हैरानगी होगी सुनकर, मात्र जो है 15 कदम है जहां से घंटी पे घंटी हो रही है। घर में सब जगह सुनाई देती है घंटी। हाँ, और अकेले घर के अंदर वो बैठी है तब भी उसे उस बेल को सुनाई नहीं दे रहा है जो पड़ोसियों को सुनाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तभी तो पड़ोसी आते थे ये हो क्या रहा है तमाशा, है ना। उसके बावजूद भी उसे असर नहीं होता था। रोज की ये कहानी चालू हो गई। धीरे धीरे हमने फिर भी उस यही कहा कि कोई बात नहीं, जो वो मेरे को, मैंने कहा मत बोला कर। लेकिन वो अपने हस्बैंड को जो है किस तरह भड़काती थी हमें नहीं मालूम। कोई हाँ कोई भी बात हो, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर उसका बच्चा बीमार है तो उसे वो डॉक्टर के नहीं लेके जाती थी। डॉक्टर जो है दूसरे मकान से दूसरे मकान तक जाना है उसको डॉक्टर के पास। एक दो मकान आगे पीछे था। हाँ, एक ही मकान है बीच में, वहां तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है वो भी हम ऑफिस से आए उसको बच्चे को डॉक्टर के लेके जाए तो ये जवाब मिलता था पढ़ी लिखी होने के कारण। डॉक्टर क्या बोलता मुझे समझ नहीं आती। अरे तुम पढ़े लिखे किस लिए हो। अच्छा, ये एक जबरदस्त बात आपने बताई कि आपकी ही परवाह नहीं करती थी, अपने पैदा किए हुए बच्चों को भी परवाह नहीं करती थी, बल्कि जानबूझ के उनको पिटवाती थी कि रोटी नहीं खाते, ये कुछ नहीं करते। और शाम को आके मतलब इसी तरह के झगड़े, किसी तरह उसने घर में कलेश करके रखा हुआ था। हमने हर तरह से इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा बेटा अकेला, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी खुशहाल जिंदगी के लिए अपने फैमिली के जैसे सबके अकाउंट्स बैंकों में खोले, इंडिविजुअल नाम से इसके भी खोले, जैसा कि हम बनियों में चलता है कि हर एक के खाते खोले जाते हैं। मेरी पत्नी तो वैसे भी व्यवसायी है उसके, और मैं अगर उसके कोई पैसे यूज कर लेता हूं तो कभी उसने ये थोड़ी कहा कि तुमने मेरे पैसे को यूज क्यों किया, जबकि वो खुद कमाती है। यहाँ तो हमने उसके लिए जो पैसा था वो खुद कमा के उसके अकाउंट में अर्न किया, है ना। वो उस वक्त भी कुछ नहीं बोली। वैसे मैं यहाँ एक बात समझना चाह रहा हूँ कि हिंदू कल्चर तो ये कहता है कि जब कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है, स्पेशली जब बेटा या बेटी जो भी होती है, तो जो लड़के के ससुराल वाले हैं वो कुछ आयोजन करते हैं। आप जी, तो आपके साथ उल्टा हुआ? जी बिल्कुल नहीं, वो ही बताने रहा हूँ। लेकिन एक यहाँ पे होता है संस्कार छोटा सा कि पहले वो जाते हैं उसको न्योता देने के लिए। हाँ, हमें नहीं मालूम था, हम तो अनजान हैं इन चीजों से, है ना। उन्होंने बोला तो मैंने उसको भिजवाया हर तरह से। और उसके इसकी मतलब बच्चे की मामी लगी ना वो, उसके लिए भी शगुन भिजवाया। और इन्होंने बोला ठीक है हम आएंगे। मैंने कहा देखिए आप आइए, जरूर आइए, लेकिन मैं ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि आप हमसे मांगते हैं जो पहले घटना घट चुकी थी। हाँ, क्योंकि हर बार में यही बोलते हैं आप हमसे मांगते हैं, हमें आपके यहाँ आने में शर्म आती है, हम सेव नहीं ला सकते, मतलब अपनी भूमिकाएं बनाते थे। मैंने कहा आप शर्माते क्यों हैं जब मैं ये कह रहा हूँ क्या मोस्ट वेलकम आइए, मैं तो नहीं आपसे कुछ मांग रहा, जो करना अपने मन से करिए। नहीं वो भी मत करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता हूं कि भाई मेरे को आप कुछ दें। मैंने अपने बच्चे की जब शादी की थी ना, उस कार्ड में भी क्लियर कट ये लिखवाया था कि कोई भी गिफ्ट ला करके हमें शर्मिंदा ना किया जाए। हम इन चीजों में बिलीव नहीं करते, ना ही मैंने अपने बच्चे का कभी जिंदगी में बर्थडे मनाया। क्यों? कभी एक बर्थडे मनाया था तो लोग क्या कहने लगे, अरे बर्थडे लोग इसलिए मनाते हैं गिफ्ट मांगने के लिए। तो उस दिन से मैंने ये बातें मन में रखी हुई थी कि जब भी मैं बेटे की शादी करूंगा किसी से कुछ एक नया पैसा नहीं मांगूंगा, कोई लेन देन नहीं करूंगा। आप आइए, खुशी से आइए, आपका घर है, हम तो पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। आप आते हैं, हम आपको अगर नहीं रिस्पेक्ट देते तो बताइए आप हमें, है ना। लेकिन आपके मन में हमें शर्म आती है। ये कहते कहते अपनी बच्ची को भड़काना चालू कर दिया आपने। इन्हीं सब बातों के चलते हुए ये आए हमारे पास
लेकिन हमने क्योंकि ये बोला था कि एक पैसा कुछ नहीं लेके आना, हमें तो बड़ी शर्म आई। ये तुम सोचते रहो, परिवार एक तरफ तुम ये कहते हो कि आप हमसे मांगते हैं और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो हमें शर्म आ रही है, हैं? फिर भी मैंने कहा अगर आपको कुछ देना है तो अपने बेटे को दो, पोतियों को दो। आप लाना चाहते थे तो पोतियों के लिए, पोते के लिए नहीं ला सकते थे? अपने घर जाते हैं, अब उनके लिए कपड़े दो, हमारे लिए कुछ मत भेजो। लेकिन जो हमने इनके लिए पैसा अर्न करते रहे वो इतनी बड़ी रकम हो गई, इसके मन में वो खटकने लग गई। क्योंकि हमारी आदतें हैं कि सब जो आप अपनी बहू के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे थे वो बहुत बड़ी रकम में बदल गया, बहुत बड़ी रकम में बदल गया। अकाउंट में पड़ा था। हाँ, वो इंडिविजुअल अकाउंट खोले थे ना। क्या उस पर कभी कोई टैक्स भी दिया गया? टैक्स 38 लाख रुपए का टैक्स पटाया गया उस अमाउंट पर। जो भी अब तक आप जी अकाउंट में डाला उसमें 38 लाख तक का इनकम, 38 लाख रुपए का इनकम टैक्स पटाया गया। और जैसे वो उसके खातों में अर्न किया गया, सभी फैमिली मेंबरों के खाते में हम अर्न करते थे उस पेमेंट को। इस बीच मेरी बेटी के खाते में कुछ पैसा था 47 लाख रुपए के करीब। उसने अपनी भाभी को ये कह करके दे दिया, भाभी ये मैं आपको दे रही हूँ, मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ले लूंगी। विश्वास के ऊपर, विश्वास के साथ अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हुआ था। पेमेंट बाय चेक, चेक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ईएफटी और अकाउंट टू अकाउंट, जो अकाउंट टू अकाउंट समझिए, ईएफटी समझिए, किस तरह भी, सब ऑन रिकॉर्ड है। 47 लाख रुपए इसको ट्रांसफर किया गया था। और जब इसको ट्रांसफर हो गया तब तक तो बड़ी खुश थी कि नहीं दीदी मैं जब भी आप मांगोगे दे दूंगी। एक कागज भी लिख के दिया उसने। आपकी जो बच्ची है वो आपके बेटे से पहले ही शादीशुदा हो चुकी थी? जी बिल्कुल, वो शादी, आपने पढ़ाई कर दी थी, हाँ, पराए घर रहती थी? जी, ये बिल्कुल अकेली थी और इतना बड़ा घर था। आपकी बहू इस घर में पूरी अकेली थी? हाँ, हमारे लिए रोटियां नहीं बनाती थी, कहने को कुछ बोले। इसीलिए हम क्या करते थे, रात को रोटी नहीं खाते थे, सुबह इनके लिए बनाते थे। हम दुकान चले जाते थे और मेरे पीछे से मेरी पत्नी को भी रोटी नहीं देती थी। वो बेचारी खुद उठ के खा लेती थी, बीमार हो कैसे हो। ताज्जुब की बात है ना। लेकिन क्या षड्यंत्र रच रहे थे ये लोग, हमको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम इनके प्यार में फंसे हुए थे। हमने अपनी जैसे आंखें बंद कर ली थी। इसीलिए मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम अपने घर में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उनकी तरफ ध्यान जरूर दीजिए, ताकि आपको भी मेरी तरह इन बातों से ना गुजरना पड़े। बहुत बड़े संकट से हम गुजरे हैं। अच्छा, और आपके साथ जब चल के हम ये बताते थे कि भाई ऐसा हो रहा है, तो आप बोले कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आपके साथ हूँ। तो इसी तरह एक बार इसने जो है ना अपनी बेटी के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। किसने, किसके खाते में? राधिका ने, मत मेरी बहू ने अपनी बेटी के खाते में, जिसका नाम अंशिता है, 95 लाख रुपए का ट्रांसफर किया। अपनी मर्जी से? नहीं, जो कि तय हुआ था ना कभी भी कि हम ये जो पेमेंट इकट्ठे कर रहे हैं ना, वो क्योंकि अंशिता ने मेडिकल की पढ़ाई में जाना है, इसलिए ये मान के चल ये उसके लिए कर रहे हैं हम, जिसका नाम अंशिता है। 95 लाख रुपए का ट्रांसफर किया अपनी मर्जी से? नहीं, जो कि तय हुआ था ना कभी भी कि हम ये जो पेमेंट इकट्ठे कर रहे हैं ना, वो क्योंकि अंशिता ने मेडिकल की पढ़ाई में जाना है, इसलिए ये मान के चल ये उसके लिए कर रहे हैं हम। तेरे को कभी भी उसमें से बोल के ट्रांसफर करना। और हमने कभी ये तो बात सोची नहीं थी ना कि इस तरह की हरकतें करेगी, तो इसने वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। ट्रांसफर करने के बाद इसके कुछ पैसों की जरूरत पड़ी इसके भाई को, तो इसलिए भाई के ने कहा भाई मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, दे दो। इसने बेटे से कहा तो उसने इनकार कर दिया। बहुत दिन से इसका दिमाग चलना चालू हो गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। बच्ची के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, उसके बावजूद ये हमेशा से ये चाहती थी कि उस बच्ची से भी चढ़ गई कि उसके अकाउंट में पैसा क्यों गया, जो कि उसकी मेडिकल की पढ़ाई है। नहीं, हाँ, ये उसने बाद में क्या किया, क्योंकि ये सोच रही थी कि बच्चे मेरे साथ चले जाएंगे तो पैसा मेरा ही, हाँ, तो वो भी मेरे पास ही रहेगा या कैसे भी रहेगा। जब बच्ची ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, इसकी नीयत में खोटा गया कि ये पैसा तो इन्होंने मेरे से 420 करके ना मेरे पैसे से, अकाउंट से मेरा पैसा हथिया लिया। उससे उस वक्त ये पूछा जाता, आज तक जो तेरे खाते में पैसा आया था
क्या वो तूने जमा कराया था? चलो हम ऐसा करते हैं, आपकी हर स्टोरी को ना केस के सीक्वेंस में समझते हैं, तो उससे क्या होगा कि ऑडियंस को और क्लैरिटी आती जाएगी कि आपके साथ एक्चुअली घटना क्या हुई है। ठीक है, मैं वही घटना ही तो ये समझने की बात है कि एक मिनट, इसके अंदर मुझे सिर्फ इतना सा समझाइए कि आपने ये शुरू में ही बता दिया था कि हम लोगों की तरफ से सेक्शन 9 हुआ था जी सेक्शन 9 की रिएक्शन में क्या वो कभी किसी डेट पर आई? हाँ, सेक्शन 9 के रिएक्शन में वो किसी डेट पर नहीं आती थी, तो वो अखबार में नोटिस निकालना पड़ा, कोर्ट की तरफ से नोटिस कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ये एक आध बार आई, जब नोटिस निकला तो 2-4-5 महीने आप पे कोई केस नहीं किया सामने वाली पार्टी ने? 11 महीने तक कोई केस नहीं किया सर क्रिमिनल उसके। केस? हाँ जी, उसके बीच में हम जो है ये जो 420 में बता रहा था ना, इसने एक एप्लीकेशन दिया अंबिकापुर थाने को कि मेरे खाते से इस तरह का पैसा निकाल लिया गया, कंप्लेन केस? कंप्लेंट। हम वहां गए, हमने वहां अपने स्टेटमेंट दे दिया तो वो कुछ नहीं बोले। एक फैमिली के अंदर ये बात चलती नहीं ना कि खाते हैं आपस में जो भी मर्जी करो, लेकिन यहाँ तो फिर भी हम जेन्युइन कह रहे हैं कि भले ही हमने अपना पैसा तेरे खातों में डाल दिया था, तो भी हमने उस पैसे पर निगाह नहीं रखते हुए तूने अपनी बेटी के खाते में ट्रांसफर किया, लेकिन जब बेटी तेरे पास नहीं आई तो तूने हमारे ऊपर 420 लगवा दी। और खाते में गया है बच्चे के केस लगाया आप पे, आपकी पत्नी हाँ, पे और आपके बेटे ये कहते हुए कि राहुल ने मेरा पैसा हड़प लिया और इसके पिता ने भी हड़प लिया और अन्य लोगों हितैषियों को, जो मेरी बेटी थी उसके खाते में 26 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ था, इसलिए अपनी मर्जी से किया था। लेकिन ये कहते हुए कि नहीं मैंने तो नहीं किया। ये 26 लाख उस एवज में ट्रांसफर किए गए थे जो पहले 45 जी, लाख रुपए आपकी बेटी 47 लाख रुपए था, 47 लाख रुपए आपकी बेटी ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए। जी, उसका हिसाब किताब? हाँ। अब इन्होंने क्या किया, वहां पर हम अपने बच्चे के से अगर मिलते भी थे वहां पर जाने के लिए तो ये हमें मिलने नहीं देते थे, जो पोते पोती थे, पोते से यहाँ। और अपना उस दिन जब ये बातें हुई तो इन्होंने अपने को ये हरासमेंट समझते हुए कि इन्होंने तो आके स्टेटमेंट दे दिया यहाँ थाने में, जो आप थाने में 420 की हाँ, में कंप्लेन में ये सोच रहे थे कि ये नहीं हम तो ऐसे ही इनको फंसा देंगे, लेकिन जब हमने स्टेटमेंट दिया तो वो चुप रह गए सब, और ना ही हम पर केस बनता था इसका। तो उन्होंने एप्लीकेशन पर इनकी कोई गौर नहीं किया, चुप रहे। हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, हम रिकॉर्ड करने के बाद बाहर जैसे ही आए तो इन लोगों ने, हमने सारे रिश्तेदारों ने मिलकर घेर लिया। लड़की के घर के रिश्तेदार? जी, लड़की के घर वालों ने हमें मिलकर घेर लिया बाहर। आपको और आपके बेटे राहुल को? राहुल अलग थोड़ा खड़ा था, वो इनसे जैसे बात कर रहा था और मैं अंदर से निकल के आ रहा था, बात कर रहा था, तो इन्होंने घेर लिया। और राहुल ने जब देखा ये गालियां बकने चालू कर दी हैं तो इन्हें अपनी कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू किया। तो इतने में वहां से और 2-4 लोग आ गए जो मेरी तरफ भागे कि मार दो साले को, मार दो साले को। तो मैं उसके अपना थाने परिसर के अंदर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया मारने के लिए। अब मैं जोर जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ करके, तो इतने में बाहर जो है वो आ गए टीआई साहब, उनको देखते ही ये सब लोग भाग गए। पर बीच में आपके कोई नुकसान हुआ शरीर में? जी, वही बताने जा रहा हूँ ना। इन्होंने उस वक्त जो है मेरे को धक्का मुक्की करके मारा, जो मैं गिर गया और मेरा सिर टूट गया। तभी तो वो पुलिस बाहर आई, जब तक, क्योंकि जोर से चिल्ला रहा था ना बचाओ बचाओ। उस धक्का मुक्की में जब जैसे इसने देखा ना टीआई साहब आ रहे हैं, मुझे जोर से मार के भाग गए। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया? पुलिस ने ये सबसे एक्शन लिया कि उन्होंने वो मेरी एमएलसी कराई, और एमएलसी के अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये 10 लोग आए थे, इन्होंने मारपीट की थाना परिसर के अंदर। लेकिन मेरी एफआईआर नोट करने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे बहुत रसूख वाले आदमी है, राजनीति वाले आदमी। कौन है रसूख वाले? ये लड़की वाले। हाँ, राधिका के माता पिता या उसके ताऊ चाचा, ये उस अपना अंबिकापुर में जो है ना गुंडों के नाम से मशहूर हैं, गुंडे हैं, कोल माफिया हैं। अखबारों में भी इनके बारे में काफी चर्चा है। वहाँ किसी ऑटो वाले से भी आप कह रहे थे? हाँ, जिस ऑटो पर हम उसको लेके गए थे, ऑटो वाले को रेलवे स्टेशन से, उसको पूरे दिन के लिए रखा था कि हमें घुमा दिया। हम तो अंबिकापुर को जानते नहीं, क्योंकि हम दूसरी बार अंबिकापुर गए थे उस वक्त। तो ऑटो वाले से क्या बातचीत हुई?
तो ऑटो वाले ने जब हमारा एक्सीडेंट टूटा तो उसी ऑटो में हम पुलिस के साथ वहां गए MLC थे, कराने गए। MLC कराने गए। तो उसने बताया साहब आपको नहीं मालूम था ये बहुत बड़े गुंडे हैं। अच्छा, ऑटो वाले को भी ये बात ऑटो पता है जो अनजान बोला है दोनों पूरा को? अंबिकापुर जानता है कि लोग ऑटो आपने रिश्ता कर कैसे लिया। हमने कहा यार हम अकेले एक वो थे जिन्स और बच्चे की शादी कर ली थी, ब्रोकर ने हमें बताया। हमने कोई पड़ताल थोड़ी करनी थी, हम बहू लेके आ रहे हैं, विश्वास पे काम कर लिया। बहू लेके आ रहे हैं, कोई बहू दे थोड़ी रहे हैं, लड़की दे थोड़ी रहे हैं जो हम जितनी छानबीन करते। हम ये भरोसा हम तो बहू लेके आ रहे हैं ना, तो उस चक्कर में हमने वो रिश्ता तय कर लिया रिश्ता ही धोखे से। और उसमें हम धोखे में ये फंस गए। और अब आगे ये है कि जब उसकी बहन ने ये कहना चालू किया कि मेरे भाई को पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो, हमने जब इनकार किया। यानी आपके बेटे के साले को पैसे की जरूरत है और आपकी बहू ने आपके बेटे पे प्रेशर बनाना जी। शुरू किया। उसके बाद हमें लगा ये लोगों ने तो इसका मतलब व्यापार बना रखा है, शादी के नाम पर इन्हें पैसा ठगाई। व्यापार बना रखा है और हमसे ठगने के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो जब हमने ये सब बातों से इनकार किया तो उसे ये मालूम तो अच्छी तरह था कि खाता तो मेरे नाम से ही है। सबसे पहला काम उसने क्या किया, राहुल के खाते पे वो रोक लगवा दी जो कि इसकी बेटी के नाम से था, ये कहते हुए राहुल का खाता है। पुलिस के साथ मिलके इन्होंने ये किया कि बेटिया का अकाउंट जो है लॉक करा दिया, सीज करवा दिया, मेरा खाता लॉक करवा दिया गया, दोनों के अकाउंट सीज। हाँ दोनों के अकाउंट सीज करवा दिए गए। केस क्या लगा था? 420 कि इन्होंने 120 हाँ, केस लगा। और जो कि एक फैमिली के ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये पुलिस की भी गलती। हाँ, और पैसा जो ट्रांसफर हुआ है आज तक जो उस खाते में पैसा आता था उसी मोबाइल नंबर से आता था, ट्रांसफर हुआ है उसी मोबाइल नंबर से हुआ है। 14 साल तक तो तुम बोले नहीं कि पैसा आ कहां से रहा है, उस मोबाइल नंबर से ही नहीं। ट्रांजैक्शन कभी कैश निकालने का ही नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ उसमें डालते क्योंकि वो शेयर इनकम में शेयर ट्रांसफर वो मिला, शेयर खरीदते थे हम, उसका जो ट्रेडिंग का जो काम ट्रेडिंग हो रही थी वो मिल रहा था ना। मैं शायद उसको शब्दों में नहीं समझा पा रहा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ हमने उसके लिए जो है इनकम जनरेट किया कि वो अपने फ्यूचर को उसके बच्चों के लिए भी जो था। और ये कह के किया था कि क्योंकि अंशिता ये कह रही है मुझे मेडिकल करना है, जो कि अभी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। जी बिल्कुल, मेडिकल की पढ़ाई उसने चालू रखी है। खर्चा उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमने उसको कभी नहीं रोका। जो भी खर्चा होगा बेटा हम देंगे, तो अपनी तमन्नाओं को पूरा कर। और उधर से कोई फाइनेंशियल वगैरह जो है नहीं, वो तो हमसे और खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आगे मैं वही बताने जा रहा हूँ, उस जब बैंक उसको लॉक कर दिया गया तो अपने खाते का सारा पैसा जो है उठा करके ट्रांसफर करके ले गई, जो कि उसके हक का नहीं था। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में और आई। नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये इसने जो उसमें लिखवाया अपना 420 की रिपोर्ट में, उसमें ये कहा 1,70,00,000 रुपए मैं अपने मायके से दहेज के रूप में लाई थी, मेरे मायके वालों ने मुझे दिया था। ये वही पैसा है, मुझे एक बात ये वही पैसा है सर। हाँ, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। वो तो ठीक है कि बेटी के अकाउंट में पैसा डाला या कुछ भी था, आपका अकाउंट क्यों सीज किया पुलिस ने? ये कहते हुए कि ये पैसा इन्होंने सब मिल करके ट्रांसफर कर लिया। आपके अकाउंट में तो ट्रांसफर है ही नहीं। मेरे खाते में इस तरह ट्रांसफर हुआ था बेटी के अकाउंट से, क्योंकि बैंक बोला कि क्योंकि ये माइनर है और आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो ये जब तक के ये पैसा इसमें नहीं रह पाएगा, इस अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में इतने बड़ा अमाउंट नहीं रह पाएगा, इसको आप अलग से ट्रांसफर कर लो। तो बेटी ने, मेरी पोती ने ये कहते हुए कि दादू आप मेरे को इस रकम को सुरक्षित रखते हुए आप अपने खाते में डाल लो। वो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी थी कि उसमें गार्जियनशिप नहीं थी जी। उसके हमने उसको वो पैन नंबर अप्लाई करके बाद में मैंने वो पैसा बेटी के अकाउंट में वापस ट्रांसफर किया। और राहुल ने उसमें 35 लाख रुपए और मिला करके 40 लाख रुपए, 1,35,00,000 रुपए की वो बनवाई है। वो रिजर्व बैंक का बॉन्ड ले रखे हैं उसी के नाम से, बच्ची के नाम से, क्योंकि वो मेडिकल करना, हमने उसके पैसे को हाथ थोड़ी लगाना है। मतलब आपने जो पैसा ट्रांसफर बच्चे के अकाउंट में गार्जियनशिप की वजह से बैंक नहीं होल्ड कर पा रहा था, अपने अकाउंट में कुछ टाइम के लिए रखा और फिर वापस अपने पोती के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। हाँ। उसके बावजूद उसका कहना यह है कि आप सबने मिलकर बांट लिया। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि जब मैंने ये पैसा उसके खाते से आया ही नहीं,
कोई दूसरा मेरे को कोई पैसा देगा तो मैं मना कर दूंगा क्या? उसका क्लैरिफिकेशन अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि यहीं पे बात क्लियर होगी। जो ट्रांजैक्शन घूम रहे हो फैमिली में, और फैमिली में ट्रांजैक्शन किसी भी तरह से घूमे, उसमें कोई 420 120 भी लेकिन मैंने उसका यूज तो नहीं किया ना, उसकी अमानत उसको वापस की। ठीक है, वो उसी की बात हो रही है कि आपने लौटा दिया पैसा वापस। लौटा दिया। और उस टाइम तक कोई केस लगा नहीं था। कोई केस नहीं लगा था। उसी वक्त इसने ये केस लगाया जब हमने वो 95 निकालने के 11 महीने बाद। ये भी जो है जब आपने सारे ट्रांसफर कर दिए उसके बाद भी 11 महीने बाद। हाँ जी, 11 महीने जबरदस्ती एक बेसलेस स्टोरी बना लिया। जी, ठीक है। उसके 11 महीने बाद हमको ये कहते हुए, क्योंकि बच्ची ने साथ जाने से इनकार कर दिया था ना माँ के साथ। और माँ घर छोड़ के चली गई। और माँ को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये रकम तो मेरे पास ही है, आज नहीं तो कल इनके कहने पे जो को रकम मान लिया जी, कैश की थैली। बिल्कुल। ठीक है। अभी यहाँ तक इनकी एक स्टोरी है। अब हम थोड़ा सा पहले समझेंगे कि ये जो है अपने केसेस के बारे में हमें पहले बता दें कि केसेस कौन कौन से, जिससे कि आपको उसके हिसाब से स्टोरीज एलिब्रेट होती चली जाए। जी। आप पे केसेस कौन से लगे जी, जी? मैंने जब सेक्शन 9 बच्चे ने लगाया मेरे, उसके 11 महीने बाद मेरे ऊपर जो है 420 का केस लगाया गया। पहले कौन कौन पे? मेरे पर और मेरे बेटे पर और मेरी बेटी पर, फैमिली पर समझिए। बेटी जो मेरी, हाँ, शादीशुदा रुचि अन्य हितैषी कह करके, जबकि उसका अकाउंट नंबर दिया गया उसमें कि इस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ। अकाउंट होल्डर का सिर्फ अकाउंट दिया गया है, उसका नाम केस में नहीं डाला। अन्य हितैषी करके ये इस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। अन्य हितैषी का खाता न क्या है? रुचि गुप्ता का ही तो है। ठीक है। रुचि पसारी, वो तो अकाउंट से पता चलता है ना। जब पूरा अकाउंट नंबर है, उस बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है, इस खाते में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो अब चाहे अन्य हितैषी लिखो या कुछ भी लिखो, अकाउंट से सब पता लग रहा है। सेक्शन 9 होने के बाद 11 महीने बाद आपके ऊपर कौन कौन से केसेस जो थे वो लगे, वो अब हम आपसे सीधे सीधे जानेंगे। एक केस इन्होंने 420 का मेरे ऊपर लगाया। अच्छा, सिर्फ सबसे पहले शुरुआत में 420? मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर। कौन कौन थे उसमें? राहुल गुप्ता, पवन गुप्ता और आपकी बेटी? मेरी बेटी रुचि पसारी। राहुल जी की माता जी पे नहीं? राहुल जी की माता पे नहीं था, क्योंकि उनके खाते में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। और दूसरा फिर कोई और केस? ये कहते हुए इन्होंने मेरे बेटी के अकाउंट को, मतलब पोती के अकाउंट को सीज करा दिया और मेरा खाता सीज करा दिया। ये क्या कि भाई ये राहुल का। और कौन सा केस था? इसके बाद इन्होंने 498 लगाया हमारे ऊपर। 498 कितने टाइम, आपका घर छोड़ने कितने टाइम बाद? वही 11 महीने के करीब ही होगा सब। ये 420 और ये सब करीब हाँ, साथ ही लगा है करीब 498 का केस। मेरे को डेटें तो याद नहीं रहती हैं, वो तो नहीं, कोई बात नहीं। आपका जो 498 केस था वो कंप्लेन स्टेज पे खड़ा रहा या फिर उसमें FIR हो गई थी? FIR हो गई थी, चार्जशीट हो गई थी। तुरंत ही कर दी थी? नहीं, तुरंत नहीं हुई चार्जशीट। चार्जशीट भी मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद हुई है। हाँ, तो यानी 420 के बाद सिर्फ वो FIR स्टेज पे रुका रहा केस। FIR स्टेज पे रुका रहा। आपकी स्टोरी में ये बहुत बड़ा इनपुट है जी। ठीक है। आज के अलावा हमने उसके लिए डाला 482 में क्वेश्चन के लिए। ठीक है। आप पे 498 के बाद कौन सा और केस लगा? नहीं, कोई केस नहीं लगा। यानी 3 केसेस में आपको खींचा जा रहा है। ठीक है। इससे पहले एक मैं चीज भूल गया, उसने सेक्शन 10 लगाया था। सेक्शन 9 के एवज में? सेक्शन 9 के एवज में सबसे पहले उसने सेक्शन 10 लगाया। वो सेक्शन 9 के कितने टाइम बाद बोला? मेरे ख्याल से करीब 3-4 महीने बाद। तो ये कुल मिला के आपकी सामने वाली पार्टी से 3 केसेस आए? जी। ठीक है। इस बीच में कोई समझाइश की कोशिश हुई? बहुत बार। लड़की वालों से? जी। समाज से या डायरेक्ट कॉल करके? एक बार जब इन्होंने मेरे सर को चोट पहुंचाई थी, तभी हम होटल में वहां पर खाना खाने गए थे, तो ये लोग सब वहां पे इकट्ठे हो गए थे। तो ये भी जो उनके जो हितैषी और वो थे, सब एक ही बात लेके बैठे हुए थे कि जो लड़की कह रही है वो मान लो ना। सब आजकल दुनिया अलग रहती है। लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो लड़का अलग रहे। कानूनन गलत है, कोर्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। हम भी तो अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं। उनका जवाब ये था, मतलब मेरे को उल्टी भाषा में समझाया जाता था। मैंने कहा ये किस प्रकार का वो है तुम्हारे, तुम कैसे भी बच्चा रेडी था? मतलब राहुल गुप्ता रेडी? नहीं, राहुल इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि माँ बाप को भी रखूंगा और बीवी को भी साथ रखूंगा। जी। राहुल तो उल्टा उससे और ज्यादा परेशान था। तब भी हमने कभी वो नहीं, मेरे बेटे ने कभी उसकी बुराई तक नहीं की अपने सामने। ये नहीं बताया कि ये मेरे को मारती है। वो आपके बेटे को मारती थी? जी। आपकी बहू मेरे बेटे को मारती थी। ये आपको किसने बताया? मेरे पोते पोतियों ने एग्री किया। ये बात भी बेटे ने नहीं बताया, पोते पोतियों? हाँ, उन्होंने बताया।
इसने कभी मुझसे ये बातें नहीं बताई। बहुत दुख की बात है। दुख की बात तो है ना कि मेरा बेटा मुझे अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सका। अब आप क्रमवार ना, जो ऐसे जैसे केसेस में आपके साथ अन्याय हुआ, पुलिस ने परेशान किया, लड़की वालों ने पुलिस के थ्रू या कहीं और प्रशासन से आपको परेशान किया, वो वहां से अब बात बताइए 420, 120B और 498A की FIR की 20 तक का सारा 420 में तो ये रहा सीज कि हो गया अकाउंट। अकाउंट सारे सीज हो गए, हमारे ऊपर FIR कर दी गई। अच्छा, आप फाइनेंशियली भी वीक हुए होंगे, अकाउंट सीज जी वही बता रहा था ना, क्योंकि और हमें इधर उधर रहना पड़ा कि पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर ले। इस बीच में कोई दुर्घटना? रोज घर में आ जाते थे पुलिस वाले, रोज आते थे? रोज आ जाते थे। कितने? करीब 3 लोग तो रहते ही थे। अच्छा। क्योंकि थाना जो है कुल मेरे ख्याल से 1/4 किलोमीटर दूर नहीं है, पैदल ऑन वे है। 700 750 मीटर के आसपास। हाँ, इसलिए वो भी चल के आ जाते थे। और वाइफ जो है वो बेचारी अकेली थी, और मेरी बेटी भी को भी बुला लिया इन्होंने वहां से। ये कह रहे हैं ना अन्य हितैषी, तो फिर बेटी को क्यों बुलाया? उसे थाने पकड़ के ले गए। जो कि शादी करके कहीं और कहीं किसी जी अकोला में रह रही थी, उसको बुलवा करके ले गए ठीक है थाने में। वो तो वकील ने आकर के उसे वहां से छुड़वाया। 3-4 घंटे वो थाने में बैठी रही कि जान कैसे छूटे मेरी। आपके घर में कोई समस्या नहीं थी इस बीच में? नहीं, हमारे घर में समस्या ही तो थी जो इसने 420 लगाई। और किसी तरह की समस्या हो किसी परिवार के साथ? नहीं नहीं। अच्छा। इसमें इस बीच इसके भाई ने, जब मेरी बेटी ने इनको नोटिस कराया, लीगल नोटिस, कि 26 लाख तो तुमने ट्रांसफर किए हैं, बाकी मेरा जो है 21 लाख रुपया और मुझे ट्रांसफर किया जाए, तो उसका नियत फिर बदल गया। उसने कहा काहे के 21 लाख रुपए, मैंने तेरा कुछ नहीं देना है। लीगल नोटिस के जवाब में ये मिला, ये ठीक है कि ये पेमेंट जो है इस तरह ट्रांसफर हुआ, शो है सब, लेकिन ये तो तूने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं क्यों वापसी कर दूं? मेरे 26 लाख रुपए भी वापसी कर। जबकि कोई गिफ्ट डीड नहीं है उसके पास। जी ठीक है, गिफ्ट डीड तो होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मेरे बेटी के ससुराल वालों में मेरी बदनामी करने के लिए टेलीफोन कर दिया कि देखो साहब, अगर ये हमारे लीगल नोटिस मिला है हमें, आपकी जानकारी में है क्या कि रुचि पसारी ने हमको नोटिस दिलवाया? तो बोले नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मतलब उस तरह उन्होंने बदनामी की। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास वो टेलीफोन वार्ता है। और दबाव बनाया कि केस नहीं करेंगे अब आगे। हाँ, अगर इन्होंने ये केस हमारे ऊपर किया तो हम भी इनके ऊपर कई केस लगा देंगे, हम भी इनके ऊपर कई केस लगा देंगे। क्योंकि कोई केसों में सच तो लिखता नहीं है, सब झूठ झूठ लिखा जाता है ना। ये सब समझाया उनको समझा रहे थे, धमकाते कि हाँ कहीं आप फिर केस के लिए तैयार है ना, मैं सब झूठे केस डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है। इसलिए वो डर गए। उन्होंने रुचि को कह दिया तुमने कोई केस नहीं करना है। ये तो आगे की बात है। 420 लगते ही पुलिस ने आपके साथ क्या जाती है? नहीं सर, ये पहले की बात है। अच्छा। उसके बाद ही तो फिर इन्होंने 420 लगवाया ना। आपके साथ जाते हैं क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने जांचती है, तो हम तो रहते नहीं थे अब घर में। कहाँ थे आप? इधर उधर भाग रहे थे, छिपते फिर रहे थे? हाँ। उस बीच मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया इन बातों से सब। हार्ट अटैक आ गया तो उसने जैसे भी हम पता किए तो हम दिल्ली चले गए। पत्नी यही थी पता करने के लिए भाई कि किस हॉस्पिटल में इसका इलाज कराया जाए। वो सारी स्टडी करके हम आए, और जब तक हमने वहाँ पर वो लिया था, अपना बेल के लिए एप्लीकेशन डाल रखी थी, वो चल रही थी। तो लेकिन पुलिस फिर भी हमें तंग कर रही थी। उस हार्ट अटैक आए हुए मेरी पत्नी को भी पुलिस किस तरह तंग करती थी, उसका अंदाजा तो मैं नहीं लगा पाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो वहां था ही नहीं, ना मेरा बेटा था हमारे ऊपर, क्योंकि वो भी 498 भी लगा हुआ था। वो बाद में कैसे पता चला आपको कि परेशान कर रही थी पुलिस आपकी बीवी को? वो तो थोड़ा संपर्क में तो रहते ही थे ना हम। कैसे परेशान कर रही थी? इसी तरह की कि भाई कहाँ है बच्चे तुम्हारे, हमारे को वो पैसा ट्रांसफर करवाओ, जो पैसा इन्होंने उस अकाउंट में डाला है। भाई हम कहाँ से लाए, तुमने तो खाता तो तुम सीज कर रखे हो ना। मतलब कि ना तो उनके पास खाने को पैसा था, ना हमारे पास दर दर की ठोकरें खा के सड़कों पर, ये समझिए आप कि हम लोगों से भीख मांग मांग के काम कर रहे थे। अपना पैसा होते हुए भी खर्चा नहीं कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पा रहे थे, और हमें जो रोटी खाने के लिए चाहिए था हम भीख मांग मांग के, समझिए। तो बैंक वालों से कोई संपर्क किया? बैंक वालों को बोला आपने? बैंक वालों से कोई सुनने को तैयार नहीं था।
हाँ, बैंक ने हमारी एक मदद जरूर की थी। जब मेरी पत्नी वो ऑपरेशन होना था तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, सर कैसे करें इसको, खर्चा हमने चाहिए। दिल्ली में बैठ करके, तो उन्होंने फिर एक रास्ता बताया कि क्योंकि राहुल का खाता जो है वो क्लियर है, आप उस खाते से ट्रांसफर कर लो। तो राहुल के पर्सनल खाते से उसको पेमेंट को ट्रांसफर करके उसका इलाज कराया गया, जो कि काफी बड़ी रकम थी। काफी बड़ी रकम थी, 12 लाख रुपए के करीब लगा हमारा। और उसके बाद भी हमें ये चैन नहीं लेने दिया गया। हमारे को बेल मिल गई, मेरे को और मेरी पत्नी को। बेटे को अभी बेल नहीं मिली थी। हाँ नहीं, बेटे को भी तीनों को बेल मिल गई थी हमको, क्योंकि 498 में बेल नहीं थी, तो इसलिए बेटा भी उसमें नहीं था, ओपन में हो पा रहे थे, है ना। पुलिस आई 498 के लिए अंबिकापुर से आपके घर पे, हमारे घर पे। सुबह सुबह आ गए 9 बजे। हमें तो गिरफ्तार करना है आपको। क्यों? हमारे पास तो वो है ना आपका, क्योंकि आप पेश नहीं हुए उसमें, वो 41 के नोटिस में पेश नहीं हुए। 41 का नोटिस हमें निकाला गया, किस तरह निकाला गया? बिना दिए कह दिया कि नहीं पेश हुए। हाँ, ठीक है। 41 का नोटिस वो देते थे उस डेट में। आज मान लो 15 तारीख है, 15 तारीख में 15 तारीख का नोटिस भेज दिया गया कि भाई वो इस दिन आपको पेश होना है। 15 तारीख का नोटिस, 15 तारीख को तुम पेश होने के लिए बोल रहे हो, और मिल रहा है मेरे को 18 तारीख को। जबकि आप आंटी जी के इलाज में भी बिजी थे उस वक्त जी, और आपने रीजन भी दिया। इलाज मतलब उस वक्त इलाज करवा के मैं आया, फिर इनको बिठाया मैंने, और उन्होंने देखा, और गिरफ्तारी के लिए उन्होंने किया, और हमसे वो गारंटी बॉन्ड भरवाया। उसमें कितनी देर बैठाया? करीब 2 घंटे बैठे रहे। आंटी जी को बैठाए रखा? उसी कारण से उसको दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ गया मुझे। क्यों? क्योंकि वो उसको सह नहीं सकी। अभी तो 2 ही दिन हुए थे जब हम वापसी आए वहां से। सर्जरी के टांके पक गए? वो इतना सह नहीं सक रही थी, पक गए वो टांके फिर। और ब्लीडिंग हुई? हाँ, ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो अंदर तक जख्म पूरे हुए और टांके जो सूख नहीं पाए, जिसके कारण से डॉक्टर हमारे पर चिल्ला रहा था ये क्या हुआ। अब हम डॉक्टर को तो ये नहीं कह सकते थे ना, साहब हमारे साथ ये घटना घटी। पुलिस वालों ने हमारे साथ ये किया। हाँ, आपने उन्हें बताया नहीं कि इनकी हालत कितनी गंभीर है? बताया था, पुलिस वालों को बताया था, सब बताया ना। बोले अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो वारंट है ना। और कोई वारंट कोई वारंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस बातों में वारंट। बस उन्होंने हमसे वो गारंटी मुश्किल जो भी था भरवाया, और उस वक्त चले गए। अब राहुल कहाँ पर है? भाई राहुल यहाँ पर कहाँ पर है, उसकी तो बिलासपुर में डेट लगी हुई, वही होगा। तो उस दिन वो पूरा दिन हमारे घर पर बाहर गाड़ी खड़ी करके, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है साहब, पुलिस जब भी आती थी ना, प्राइवेट गाड़ी में आती थी, जो उनके पैसे से हायर की जाती थी, लड़की वालों के पैसों से, उसके पैसे से हायर करके गाड़ियां खड़ी रहती थी। और कोई मेरे ऑफिस तक जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मेरे बेटे को चारों तरफ पुलिस घेराबंदी कर रही, गुंडे बन के घूम रहे हैं। हाँ, वसूली वाले गुंडे। हाँ, उस दिन जो है वो पूरा दिन वो बैठे रहे। और घर का एक एक कोना जो है, एक घर के पीछे दीवार टूटी हुई थी, कहीं यहाँ से तो नहीं निकल के भाग गया राहुल। अच्छा, पूरा घर घूम रहे हैं? पूरा एक एक घर चेक किया, फिर घर के अंदर आकर के ऊपर गया छत तक, दोनों तीनों फ्लोर चेक किए, बिना सर्च वारंट, बिना सर्च वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट। जी। उसमें जब हमने आपसे संपर्क किया तो आपने कहा तो आप सीधा 112 पे टेलीफोन करो, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। 112 पे रिलीफ मिलता था, आपकी हर एडवाइस हमारे काम आई, तो वो चले गए उस दिन। एक बार इन्होंने फिर हमें एक ये नोटिस कहते हुए दिया कि आप थाने आ जाओ, आपने एक कंप्लेंट लगवाई हुई थी अपना बहू के भाई के खिलाफ, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वो एक थर्ड थाने से फोन आया था, दोनों थानों से, अंबिकापुर भी नहीं और जो आपका हमने अंबिकापुर से थाने से फोन आया था। हमें नहीं बताया था, महिला थाने में भी नहीं टेलीफोन था, तेलीबांधा थाना ने टेलीफोन किया था, जो हमारे घर के 750 किलोमीटर दूर है, अपना 750 मीटर दूर है। ये कहते हुए कि महिला थाने आ जाओ, मैं महिला थाने में बैठी हूँ। उस महिला थाने में भी थी पहले वो, उसका ट्रांसफर हो गया था तेलीबांधा में, कोई महिला पुलिसकर्मी। हम वहां पर चले गए, वो तो हमें इस तरह गिरफ्तार करने के लिए बैठ गए कि चलो जी। कहाँ की पुलिस थी? अंबिकापुर की भी पुलिस थी, तेलीबांधा की भी पुलिस थी, और महिला पुलिस ने तो खैर वहां पर उनका साथ नहीं दिया, जो महिला थाना की पुलिस थी। हाँ, वो बहुत टीआई बहुत अच्छी थी। जब फिर हमने आपसे संपर्क किया
क्योंकि हम समय समय पर आपसे संपर्क करते थे और आप हमें अच्छी गाइड करते थे। आपने जो फिर से गाइडलाइन दी कि यार मैं तो तुम्हें बताया था ना, आपने पुलिस के पास नहीं जाना है, क्यों गए थे आप? बिना नोटिस, बिना किसी हाँ, कागज के। ये गलती अब आपकी रही नहीं। मैंने आपको बता दिया था कि वो ट्रैप है, मत जाइए वहां पे। हाँ, फिर भी आप अगर गए, हम तो इन बातों को ध्यान नहीं रखे, चलो भाई चले जाते हैं। फिर भी अब आप चले गए तो 112 पे टेलीफोन कर दो। हमने 112 पे टेलीफोन किया, हमें बहुत अच्छा ट्रीट मिला। हम इमेज नहीं कर सकते उन्होंने उनको क्या बोला कि अगर इनको हाथ लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि आप अरनेश कुमार की गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपके बेटे ने पहले उनको इन्फॉर्म कर दी थी इस बात। जी जी, वो तो बच्चे को घेर के बैठे हुए हैं ना। मतलब ये देखिए, इतने पुलिस वाले जो मजबूत होते हैं, इतने मुस्टंडे गुंडे टाइप 8-10 लोग, और इसको लेकर धक्का करके जैसे अंदर घुसाड़ने की कोशिश करें महिला थाना पुलिस में। तो मैं गया अंदर, मैंने टीआई को बोला, मैडम इस तरह बात है और हमें झूठ बोल के बुला लिया गया है यहाँ पे। अरे ऐसा है क्या? किसने बुलाया? मैंने कहा बुलाया, हम तो यही समझे थे कि वो यहीं की है, क्योंकि इससे पहले हम यहाँ मिल चुके थे उससे। उन्होंने उसे बुलाया, बोलते थे कि मेरे थाने में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, वो उस थाने से संबंधित कोई पुलिसकर्मी थी नहीं, जबरदस्ती आपको जी बुलाया? पहले वो वहां थी। महिला थाना इंटरेस्टेड नहीं था आपके मैटर में? जी, क्योंकि वो पहले महिला थाने में थी वहां पर, उसका ट्रांसफर अभी रिसेंटली हुआ था। तो उसने बहुत उसको डांट पिलाई कि ये सब मेरे यहाँ नहीं चलेगा, और मेरे को आदेश दिया आप लोग चुपचाप निकल जाओ, इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ लगाए। फिर वहां से आप निकले? हाँ, और दूसरी हिम्मत हमें वहां से उन्होंने दे दी 112 की, जो आपने एडवाइस की थी कि भाई ये अरनेश कुमार की गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, अब इनको हाथ मत डालना। हम वहां से निकल आए। यानी कोई नोटिस नहीं दिया पहले से, कोई प्रायर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप कोई दूसरा ट्रैप बना के इनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हैं तीसरे थाने से। हाँ, तो वो हम कह रहे हैं ना, अगर ये बातें हम आपके साथ नहीं जुड़े होते तो हम तो एकदम मतलब वो जाता है ना, ब्रेकलेस हो जाते। मैं ऑडियंस को एक बहुत डिटेल में बात समझाना चाहता हूँ। आप जो पुलिस का फोन करते ही भागते हैं ना कि अब हमारा तो स्कूल में एडमिशन हो गया है, हम तो मरे जा रहे हैं, जो हम अपने वीडियोस में भी कई बार शॉर्ट से लेके लॉन्ग वीडियोस में भी ये बात बता चुके हैं कि पुलिस कभी भी अरनेश कुमार की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती। अगर आप उस तरह से उनकी कंप्लेन करेंगे, उनको बराबर इस तरह से उनके पीछे फॉलोअप करेंगे, तो उनके खिलाफ खुद पुलिस वाले भी कार्रवाई करेंगे। और ये एक इंस्पिरेशन है आपके लिए, ये स्टोरी, जिससे आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती पुलिस जिस तरह से आप सोचते हैं कि बस वो कह देंगे और हमें वही करना है मैकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जस्टिस में, कि हाँ वो कह दें और मान लो, जो कह दें वो सही है। अपने दिमाग को इन लोगों से जोड़िए, ये भी आप ही के जैसे लोग हैं, ये आपकी तरह टेक्निकली कोई चीज नहीं जानते थे, पर हाँ समझते बहुत कमजोर थे हम। आपने हमें जो मजबूती दी। और मैं लोगों को ये बात एक और कहना चाहूंगा कि आजकल जो ये हो रहा है, मतलब पैसे के कारण जो ये ऐसा मैं भी अब सुनने लग गया हूँ कि लड़कियां जो है वो ऐसे घर से चली जाती हैं पैसे के चक्कर में, और बाद में पैसे की डिमांड करती हैं। अच्छा, पहले एक्सपीरियंस नहीं था ये तो कोई किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं पहले होता। आपको लगता था कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है और वो है ना बस लड़के ही सारे गलत हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचते थे हम, क्योंकि हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया ना। कोई आदमी थोड़ी होता है, ये सब फिल्मी बातें हैं, अनदेखी कर देते, अनदेखी मतलब ये सब फिल्मी बातें हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी थोड़ी है। आप भयानक चीजें देख रहे हैं। हाँ, और वो भी 15-15 साल बाद। जो लड़की के घर वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं, बताइए आप, खुलेआम थानों में बैठ के, तो कितनी हैरानगी की बात थी। वहां से आप सुरक्षित आ गए थे पुलिस के पास से? हाँ, एकदम सुरक्षित निकल के आए ना। फिर उसके बाद ऐसे और भी कई और घटनाएं, दुर्घटनाएं? एक घटना मैं बीच की बताता हूँ। बताइए। बाल कल्याण समिति ने तीनों बच्चों की कस्टडी मुझे दी है। आपके बच्चे को? तीनों की। इन्होंने क्या चालाकी की, वहां पर अंबिकापुर एसडीएम जायसवाल, ज्योति जायसवाल नाम की एसडीएम थी, उन्होंने हमें नोटिस करा दिया कि इनके बच्चों को उठा लाओ हैबेस कॉर्पस में। ये नहीं मालूम कि वो क्या था, हम नहीं जानते। मुझे पता है, मैंने ड्राफ्टिंग मतलब हाँ, उन्होंने सीधा कि इनके बच्चों को उठा लाओ और तब तक ना छोड़ा जाए जब तक के मैं आदेश ना करूं, फाइनल फैसला ना कर दूं बच्चा दिलाने का। हाँ, तो ये कहाँ का इंसाफ था? बिना तुमने जाने उसकी बात को सही मान लिया, ये एक जस्टिफिकेशन नहीं था। एक और चीज यहाँ बताता हूँ दर्शकों को कि जो बाल कल्याण समिति होती है,
उसके जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने ऑर्डर किया था वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, यानी वो एसडीएम से ऊपर होते हैं, और उस मजिस्ट्रेट का ऑर्डर एक एसडीएम नहीं काट सकता। बावजूद उसके यहाँ देखिए प्रशासन का भी फर्जीवाड़ा कि इनको वो व्यक्ति आदेश कर रहा है जिसके पास उसकी एक पहली बात तो पावर नहीं है, क्योंकि एक बार और समझ लीजिए कि हैबेस कॉर्पस का राइट उसी मजिस्ट्रेट को होगा जो मजिस्ट्रेट उस लोकल जगह पे हो जहां पे जो व्यक्ति इलीगली डिटेंड है। और फादर के ऊपर इलीगल डिटेंशन का या दादा या दादी के ऊपर इलीगल डिटेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, यानी आपका बच्चा अगर आपके पास है, फादर के पास है, तो सुरक्षित है, उस पर केस नहीं लगाया सकता। तो सारे फर्जीवाड़े किए गए, ओपनली किए गए और खुल के किए गए, और किसी बात की शर्म नहीं की गई कि हम किस कानून की बात करते हैं और किस कानून से लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं या उन्हें डरा रहे हैं। ठीक है, फिर पुलिस को इतनी भी शर्म नहीं आई कि बच्चे नाबालिग और छोटी उम्र के, एक 11 साल का और दूसरा 14 साल का, उनको उठाने के लिए तुम आ गए। यहाँ पे एक और तुम्हें चीज कोई वो नहीं आई शर्म? यहाँ पे एक भी चीज और जोड़ देता हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्लियर कहता है, और अब बीएनएसएस में भी ये चीज जुड़ गई है, बीएनएस में भी जुड़ गई है कि अगर बच्चा माइनर है तो उसके मामले में पुलिस नहीं इन्वॉल्व हो सकती। बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस में अगर उन्हें किसी वजह से जाना भी पड़े तो वो हमेशा सिविल ड्रेस में ही जाएंगे, उनका ड्रेस कोड वो यूज नहीं कर सकते जिसे वो यूनिफॉर्म कहते हैं, और बच्चों के सामने वो नहीं आ सकते। जबकि इनके साथ और भी आगे जो घटनाएं आप सुनेंगे, वहां बच्चों के सामने खुलेआम पुलिस गई है, वो आताताइयों की तरह गई है, डराया है, उन्हें धमकाया है, बच्चों को तक धमकियां दी है पुलिस ने। तो आगे बताइए साहब। फिर बच्चे ने उनका लेटर आने पर, ज्योति जायसवाल एसडीएम जी साहब का लेटर आने पर, उनके द्वारा एक लेटर उनको पहले से ही डाल दिया गया कि हम जो है अपनी मर्जी से यहाँ रह रहे हैं, समिति ने भी हमें अपने मेरे पिता को कस्टडी दे रखी है, और हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जो भी कोई हमें बोलेगा हम उसके साथ चल देंगे। तो इसलिए वो लेटर चला गया, लेकिन पुलिस उससे पहले ही हमारे घर आ गई, क्योंकि पुलिस को भी व्हाट्सएप पे ये बता दिया गया था। अब इन्होंने सोचा, पुलिस उनके साथ, लड़की वालों के साथ मिली हुई थी पूरी तरह से, क्योंकि उनकी गाड़ियों में ही आए हो, लड़की वालों की गाड़ी में। हाँ, हर बार उनके पैसे पे खर्च करके ही आए गए। और आते ही जब मैं अपने ऑफिस में था, बच्चियां दोनों घर में अकेली, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, दादू पुलिस आई है हमको उठाने के लिए। ये क्या जवाब? मैंने कहा तुम दरवाजा मत खोलना, मैं गया वहां पर, हम तो लेके जाएंगे। तो मैंने ये आपसे बात की तो आपने मेरे को कहा कि बोल दो उनको कि दरवाजा तोड़ के ले जाओ, मत है। तो यहाँ पर 112 की एडवाइस भी आपकी काम नहीं आई, क्योंकि वो तो कहे हम बच्चों को उठा के ले जाएंगे। जब आपने फिर ये कहा ऐसा कैसे उठा के ले जाएंगे, आप बच्चों को बोलो दरवाजा नहीं खोलने का, तोड़ के ले जाओ दरवाजे को, पुलिस वालों को चैलेंज कर दो। तो मैंने वो चैलेंज कर दिया उन्हें कि आप इनको अकेले कहे, बोले आप भी चलो साथ में। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, और यहाँ बच्चों को क्यों जाने दूं, है ना? ऑर्डर है, हाँ ऑर्डर है ना, ज्योति जायसवाल का ऑर्डर मैंने पढ़ा, तभी तो हमने जवाब लिख के भेजा था ना उसे। 2 दिन पहले आ गया था वो कि भाई इनको उठा लाओ, और जब तक मैं ना बोलूं इनको छोड़ा ले जाए। ये कैसा जवाब है? हम तो हैरान हो रहे हैं कि भाई जुडिशली भी ऐसा कर सकती है। फिर क्या हुआ? वो जब 112 पे भी नहीं बोला तो आपने बोला मुझसे कि भाई मेरी बात कराओ। तो उस वक्त जो दिव्या यहाँ पर जो केस देख रही थी, टीआई दिव्या थी, तो उनसे बात कराई, तो वो तो बड़ी बदतमीजी से बात की और टेलीफोन जो है बंद कर दिया। मैं नहीं बात करूंगी। कौन है ये? मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मेरे। तो बोली मैं तो फिर और भी बात नहीं करूंगी। तो आपने कहा चलो ठीक है। मेरे को फिर समझाया कि अंकल जी आप अच्छी तरह समझ लो, बच्चे दरवाजा नहीं खोलेंगे, इनकी कोई ताकत नहीं है कि इनको उठा के ले जाएं, कोई ऐसा वो नहीं है चक्करबाजी। तो मैंने वही किया और बच्चों को भी ये सब बल दिया कि आप जो भी अपनी किसी से हेल्प मांग सकते हो अंदर बैठे हुए, हर एक जगह टेलीफोन करते जाओ। तुम ये कह रहे हो 112 पे कोई नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, अपने यार दोस्तों को करो, उनके माता पिता को करो कि शायद कोई मदद मिल जाए तुम्हें। ठीक है ना। इस बीच मैंने अपने एक मित्र को टेलीफोन किया, व्यापारिक मित्र था मेरा, तो उसने मेरे को सहायता भेजी। उस वक्त युवा अध्यक्ष कांग्रेस का था, वो आया, उसने हर तरह से मेरी मदद की। अब पुलिस वाले चले गए? नहीं, पुलिस वाले तब तक नहीं गए। वो बोले भाई मैं यहीं बैठा हूँ, वो बैठा रहे वहाँ पे।
मैं जब तक नहीं लूंगा जब तक आप नहीं जाओगे। उन्होंने कई लोगों से टेलीफोन करवाया, राजनीतियों से कराया। उस बंदे ने जो है वो अध्यक्ष जो था, युवा अध्यक्ष, उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं पहले सहायता के लिए आ गया हूं ना। अगर आप मेरे से पहले सहायता बोलते कि इनको ऐसा कहना है तो मैं नहीं आता, लेकिन मैं इनके दरवाजे तक पहुंच गया हूं। अब मैं इनकी सहायता में ही रहूंगा। अब इनको हाथ नहीं लगा सकते, देख लो आप। कितनी देर तक चला ये एपिसोड? वो तो करीब 5-6 घंटे चला साहब। रात को 9 बज गए थे। बच्चों की हालत कैसी थी? बच्चे तो अंदर भूखे प्यासे बैठे हैं। और पुलिस वालों को दया भी नहीं आई? नहीं ना, हम कुछ खा पाए ना कुछ। मैं तो अपना ऑफिस छोड़ के आया था ना। आप डायबिटिक भी हैं? डायबिटिक है हम, तब भी क्या करें, मजबूरी है ना। जैसे मेरी वाइफ हार्ट अटैक में सफर कर रही है वैसे मैं। और अगले दिन मेरी पत्नी का ऑपरेशन था। मैंने बहुत तरह से समझाया, साहब हम हाजिर हो जाएंगे वहां पर, हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो। आप कह रहे हो ना नहीं आना ही पड़ेगा, ठीक है हम हाजिर हो जाएंगे। तो ले दे करके जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उन्होंने समझा के बात की, तो एक मेरे से लेटर लिखवा लिया गया, ठीक है हाँ मैं अपनी पत्नी के ऑपरेशन के बाद आ जाऊंगा वहाँ। वो भी 5-6 घंटे की नौटंकी के बाद? जी। ठीक है, फिर? तब वो फिर भी नहीं गए और बाहर जाके बैठ गए कि जैसे बाहर निकलेंगे हम इन्हें पकड़ के ले जाएंगे। वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हम घर से निकले नहीं। और जब हमने देखा, क्योंकि मुझे अगले दिन जो है पहुंचना था दिल्ली, तो मैं बच्चों को भी कैसे छोड़ सकता था। मैं पीछे के दरवाजे से निकल के छुपते छुपाते रात को? हाँ, रात को बाई एयर जो है हम दिल्ली चले गए, क्योंकि मेरी पत्नी का ऑपरेशन है और मेरा रहना जरूरी है। मेरे साइन के बिना वो ऑपरेशन नहीं करेगा। और पत्नी पहले दिल्ली आपके बच्चे के साथ चली गई थी? मेरे लड़के के साथ थी, क्योंकि मैं डॉक्टर की भाषा को अंग्रेजी में बोलते हैं वो समझ नहीं पाता, और जो पेमेंट ट्रांसफर है वो मुझसे नहीं होता। वो यही करता, अगर वो नहीं कर पाता होता तो ये बैंक से कैसे निकलवाता पैसे को। ठीक है, तो ये सब जातियां पुलिस मतलब ऐसे हालातों में भी आपके साथ करती रही? बिल्कुल ऐसे हालातों में भी। और हमको निर्लजता उन्होंने पूरी, उसके लड़की के घर वालों ने, लड़की ने, उनके रिश्तेदारों ने कोई परवाह नहीं किया। सब ये नाटक करते हैं। ठीक है। अरे हम नाटक किस चीज का कर रहे हैं तुम और उल्टा ये कह करके 1,70,00,000 रुपए मैं लेकर आई थी, और बाद में तू ही मुकर गई कि भाई ये पैसा जो है मेरा नहीं है, जो खाते में है। 1,70,00,000 रुपए आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है। बताइए आप, सेक्शन 9 में क्रॉस उसके अंदर हमने 340 लगाया उनके ऊपर कि क्यों झूठ बोल रही है। लेकिन क्या जुडिशरी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है पूरी तरह से। वो महिलावादी हैं, पूरी तरह से महिलावादी बने हुए हैं। उनको कुछ नहीं दिखता, बस महिला ने कह दिया। आप एविडेंस मांग नहीं रहे और कहते हैं कि FIR ही एविडेंस है। और आपके एविडेंस? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें एविडेंस। आपके एविडेंस कंसिडर ही नहीं करते ये लोग? नहीं, कोई कंसीडर नहीं। उस पर साफ लिखा हुआ है कि मैं इनके एविडेंस कंसीडर नहीं करूंगा। अभी हमने पेपर बुक बना के दिया है, तो वो कह रहा है जब इसमें कंसीडर ही नहीं किया तो आप कैसे बना रहे हो। हमने कहा हम तो जो पेपर मिले हैं सब दे रहे हैं आपको, आप देख लो कंसीडर किया नहीं किया। तो इस तरह से चारों तरफ से पुलिस हमेशा परेशान करती रही, जुडिशरी से भी सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, आपने कोई बाद में केसेस लेकिन हाँ, हमें एक हाई कोर्ट ने राहत दी। हमारे से 420 और 498 राहुल को छोड़ के मेरे और मेरे परिवार से हटा लिया गया है, क्वैश कर दिया। क्वैश कर दिया गया, जिसके लिए अब मैं इनके ऊपर चाहता हूं कि मानहानि का केस लगाया जाए। क्योंकि अखबारों में ओपनली लिखा गया था कि पवन गुप्ता ने मेरा पैसा चुरा लिया, जिससे मेरे बिजनेस पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। मेरे व्यापारी के घर जा जा करके ये बोलते हैं कि ये तो 420 लोग हैं। अच्छा जी, व्यापारी, और जिससे मेरा व्यापार ठप हो गया पूरी तरह से। आसपास के लोग भी हमें पता नहीं शक की निगाहों से देखते हैं, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में, हर उसमें टीवी क्लिप में ये आया। और उसमें खास बात ये लिखी गई थी कि मैंने तलाक मांगा तो मेरा पैसा गबन कर लिया गया। लड़की ने तलाक मांगा? हाँ, मैं जिस पैसे को अपने घर से लाई थी ना 1,70,00,000 रुपए, ये उसने एफिडेविट में लिख के दिया साथ में कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। और फिर अब तुम सेक्शन 9 के क्रॉस चेक में ये कह दिया कि ये पैसा मेरा नहीं है।
तो इस तरह से आपका केस क्वैश हुआ और उसमें इतनी गलत बयानबाजी करने के बाद भी कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया कि वो औरत गलत है। जी, हमने इनके ऊपर दहेज केस लगाने के लिए बोला तो जवाब क्या मिलता है, दहेज केस हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके बेटे के ऊपर चल रहा है, अभी 498 है। उसकी तो ये चार्जशीट ही सबमिट नहीं है। 498 है, हाँ चार्जशीट है ना उसमें सर। अच्छा, उसमें है। हाँ 498 में तो है, क्योंकि अभी उसके ऊपर से क्रैश नहीं किया गया। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, लड़की बोले तो चाहे 498 लगाओ या ना लगाओ, उसकी हर बात को तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। सबूत कितने दिखाए कोर्ट को? एक सबूत हो तो सर दिखाऊं? आपने, हाँ मतलब कितने? पूरा का पूरा बंच भरा भरा पड़ा है, तब भी वो उसको मानने को तैयार नहीं है। कोई भी कोर्ट? कोई भी कोर्ट कि भाई हमने इनकम टैक्स में लिख के दे रखा है, शायद वहां से कुछ रिलीफ मिलेगा हमें, वहाँ इंक्वायरी चल रही है, उनका ऐसा कहना है। और अभी हमने जो पहले एप्लीकेशन डाले थे CIC में से भी आया है कि भाई हाँ हम इस 10 तारीख की उसकी डेट है, आपका केस को देखते हैं। तो अब आपके काउंटर केस और आपके काउंटर जो अटैक है वो आप धीरे धीरे रिजल्ट्स बिल्कुल, रिजल्ट अभी तक तो आए नहीं। रवैया वही रहा होगा, अखड़ गर्मा गर्मी या कुछ और? जी, चेंज अभी रिसेंटली जो है सेक्शन 9 की हमने अपील डाली थी, उसके अंदर फिर से वो मेडिसिन के लिए बुलाया गया था उसे, तो उसका एक ही जवाब था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है, मेडिसिन रिपोर्ट वाले जो है शायद उनके वकीलों से मिल जाते हैं या क्या, हमें नहीं मालूम, उनका भी जवाब ये होता है मैं तो मेडिसिन रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा। क्या जवाब था उस लड़की का? ये जवाब है मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी, राहुल को मेरे साथ रहना हो रहे, वरना मत रहे, मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर के अलग रहना चाहती हूँ, मुझे अलग मकान लेके दो। एक बार बीच में कई बार आपने लोगों ने मुझे सूचित किया कि कई बार वो ये भी कहती है कि नहीं मैं पैसा भी वापस दे देती हूँ। नहीं, वो तो पैसा अब देने को तैयार ही नहीं ना। वो तो ये कह रही है कि पैसा मैं क्यों दूं आपसे। आपके उस पैसे के बारे में उसने कई बार स्टेटमेंट चेंज किए? बिल्कुल स्टेटमेंट चेंज की। सबसे पहले तो वो यही कहती रही ना, ये पैसा मेरे घर वालों ने मेरे को दे रखा है। फिर तो अब ये क्या हुआ, उसका तूने प्रूफ दिया क्या? कोर्ट ने उसको ये कहा 19/2/2024 को कि इसका प्रूफ लेके आइए। हाई कोर्ट ने कहा? हाई कोर्ट ने, जिसे आज तक इन्होंने कोर्ट में जमा नहीं कराया। किसी भी जगह नहीं कराया? सब जगह मांगा जा रहा है एविडेंस? नहीं, एक जगह झूठा एविडेंस लगाया गया है। क्या? उसके अंदर हमने यही कि हमारे पास इतना पैसा था फैमिली पर, CA ने वो झूठा सर्टिफिकेट बना दिया, हमने CA के ऊपर जो है केस कर दिया। अब CA बसता फिर रहा है, और CA भी इनका रिश्तेदार है। CA उनका रिश्तेदार है, मामा का लड़का उसका। तो अब वो भागता फिर रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी है। तो झूठ का एक पुलिंदा जो है वो किस तरह से चलता है, मात्र पैसे के लालच के लिए उसने अपने घर को आग लगा दी, आग लगा ली है। और इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनके ही माता पिता का और उसके भाई का है। रिश्तेदार तो बाद में ही समझाएंगे ना, जब तुम्हारे में अपने अंदर अकल होगी। आपको खुलेआम धमकियां भी मिलती हैं कोर्ट के अंदर खड़े होके कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी? वो तो यही कहती है ना कि अपना अगर तुम मेरे पर और केस करते जा रहे हो ना, अगर इसी तरह करोगे तो मैं तो फिर बिल्कुल ही वो आपको नहीं छोड़ूंगी। आप झूठे केस करते हो या एविडेंस बेस्ड केस करते हो? एविडेंस बेस पे करते हैं। कि एविडेंस क्या होते हैं? एविडेंस यही होते हैं, इन्हीं की बातों को रख के बोला जाता है। जगह जगह स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, एविडेंस के बगैर बोल देते हैं। 98 प्रश्न है जो उसने लिख के दिए हैं कि पहले जैसे ये कह रही है कि मेरे को बंद तालों में रखा जाता था। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है साहब 498 का, उसको उठाते हैं, पेस्ट कर देते हैं हर जगह पे। वकील भी इस बात को नहीं ध्यान देता। सबसे बड़ी बात यह, इनका वकील उस पिटीशन को पढ़ता तक नहीं, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। वकील को भी, वकीलों ने अपनी दुकान बना रखी है, उसे ये कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्यों पिस रहा है। इतनी समस्याओं के बावजूद भी आपने केस खुद लड़ा या किसी की? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपका रहा। ये जब हमने आपसे संपर्क किया था ना, आपने सबसे बड़ी बात हमको यही पहले बोली थी, देखो मैं उसी केस को पकड़ता हूं, अगर आप खुद केस लड़ना चाहोगे तभी मैं पकड़ूंगा इसको, अदरवाइज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जब आपने ये बोला तो हमने खुद लड़ा, और आपने उस तरह हर तरह से हमें उसकी मदद की, और हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं।
मतलब खुद केस लड़ने के ज्यादा फायदे हैं या नुकसान है? नहीं, पूरे फायदे मिले ना। नुकसान नहीं है? हाँ, उसका नुकसान जो खुद लड़ने का नहीं था वो ये मैं बता रहा हूँ। हमने एक दो केस ऐसे देखे पहले, जब वकील रखे, हर जगह तो हम जा नहीं पा रहे थे, कई जगह की डेटें लग रही हैं, इधर लग रही है, हमने चला ये केस जो है वकील को दे देते हैं। वकील क्या करते हैं वहां जाकर के, पहले तो हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन जब वो कोर्ट में केस पे जाते हैं आपस में सब मिल जाते हैं, वकील वकील। ऐसा हर बार ही हो जाता है क्या? हर बार, तभी तो नोटिस में आया। और तब हमें आपकी बात को ध्यान आती थी कि नहीं, केस आपको स्वयं लड़ना है। तो अब तो हमने बिल्कुल ही माइंड बना लिया था। हाई कोर्ट में आपने, हाई कोर्ट के वकील आपस में मिल जाते हैं। हाई कोर्ट में जो केस आपने क्वैश कराया है वो आपने खुद, मतलब यानी कि राहुल गुप्ता जी ने खुद लड़के कराया है? खुद लड़के कराया है। किसी की मदद? आपकी नहीं, आपकी गाइडलाइंस में खुद ने खुद करके बनाया है। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है सेटिस्फैक्टरी? क्या कमी रह गई? कमी रह गई ये सब कुछ जानते हुए भी कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं बन रहे हैं। तो खाली माता पिता का नाम हटाने से क्या होता है, बेटे का नाम क्यों फंसा के रखा है? और 400 के अंदर, जबकि उसमें चार्जशीट भी नहीं हुई है, और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ये वो है ऑर्डर जिसके अंदर ये है कि इनके फैमिली के ऊपर जो है 400 नहीं लगाई जाती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे राहुल गुप्ता जी? सुप्रीम कोर्ट तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये कह के कर दिया कि आप डायरेक्ट आ गए हमारे पास, अब हाई कोर्ट जाओ, वहां लगाओ। डायरेक्शंस दिए जो अब आप बता जी हाँ, डायरेक्शन दिए गए कि आप वहां जाइए, आपका केस तो कुछ भी नहीं है, मैंने हर तरह से पढ़ा है इसको, आपका केस तो एक ही दिन में हो जाना चाहिए इसको। और फिर भी इतनी लंबी चली हियरिंग? फिर भी इतनी लंबी चली और इतना खिंचा, क्योंकि वकीलों के कारण, वकील गुमराह करते हैं। साल भर की हियरिंग चली? ज्यादा ही चली होगी वकीलों के गुमराह से। और वकील जो है किस तरह फंसाने की कोशिश करते हैं, पटिशन को पढ़ा तक नहीं, और जाकर के वहां खड़े होकर बोलते हैं साहब इन्होंने तो केस लगा दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया। अच्छा, वकील से मतलब सामने वाली पार्टी के वकील? हाँ, पार्टी के वकील या पार्टी समझिए, पार्टी जाकर ये बोलती है कि भाई इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन इन्होंने आपको गुमराह किया, पटिशन में ये नहीं लिखा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। केस को लंबा खींचने के कारण, या पढ़ा ही नहीं। अरे तुम कैसे वकील हो? राहुल जी ने जो हमें गाइडलाइन और पटिशन बना के दी है उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लड़के ने तुरंत निकाली और वो पकड़ा दी। सर ये है वो कागज जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पेज नंबर फला फला पर कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया था और उसने मेरे को ये निर्देश दिया है कि आप हाई कोर्ट जाओ। डायरेक्शंस दिखा दिए। वेरी गुड। तो और एक बार सर, पार्टी का वकील मेरे बेटे को कहता है ये तो पागल है, कोर्ट के अंदर खड़ा होकर। तो मेरे बेटे ने कहा सर इनके ऊपर कॉस्ट लगानी चाहिए। तो जज साहब बहुत अच्छे थे, बोले चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मैं माफी मांग लेता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे जज थे आपके। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र कुमार व्यास जी बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हर बार उससे ये बात कही, अगर ये केस उनके से ट्रांसफर नहीं होता तो कब 2-3 महीने में क्वैश हो गया होता। वो दिक्कत ये आ गई थी, बच्चों के एग्जाम्स आ गए थे, राहुल जी को टाइम चाहिए था पढ़ाने के। नहीं, वो के ये जो हर 2-3 महीने में जो है ना, ये जो ट्रांसफर के तरीके है ना कि केस कोई आगे ट्रांसफर कर दो, वो जुडिशरी का वो सिस्टम भी बहुत गलत है। जब तक के वो पहला जज उसको समझ पाता है, ट्रांसफर हो जाता है और वकील उसका फायदा उठाता है। वकील मेन डेटा क्यों लेता है, वो इसीलिए लेता है, उसे पता है यहाँ से तो ट्रांसफर हो जाना है 3 महीने बाद, फिर वहां देखेंगे। आप बहुत डीप समझने लग गए सिस्टम्स को। सर डीप क्या, जैसे हम जाते हैं ना रोज अगर केस में, तो आपस में वकील किस तरह की बातें करते हैं आपको आइडिया नहीं होगा। चलिए, मैं तो उनका पर्सनल मैटर नहीं पर्सनल क्या, वो क्या एक पार्टी से वो क्या कह रहा है, बोला सर आज मेरी जो डेट है, वो बोलता है मैं फिर बड़ा वकील कैसे कहलाऊंगा अगर मैं डेटे नहीं लूंगा तो। बोला किस लिए डेट लेते हैं? बोलता हम ये कोशिश करते हैं कि केस जो है 10 साल तक चले, तब तक कोई नए जजमेंट आ जाएंगे और हम उसको अपने केस को जीत जाएंगे। आपका जो ये जो केस है अब इसमें रिलीफ है, तो जो कर रही है वो सोच रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैंने अच्छा किया, और लेकिन जबकि पोतियां जो हैं आपकी वो कह रही हैं कि आपने तो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी माँ ही गलत है। माँ ही गलत है। क्या उनके संबंध अच्छे हैं? अरे नहीं, अभी एक बात बच्चों ने बहुत अच्छी बताई मेरे को। हमने कहा भाई मेडिसिन है और मम्मी तुम्हारी ये कहेगी कि मैं आना चाहती हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि दादू मेरे को तो हॉस्टल में डाल दियो,
मैं अपनी माँ के साथ अब नहीं रह सकती। मतलब वो उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, मैं अब रह ही नहीं सकती, ऐसी इतना झूठ बोलती है माँ। हम्म। और हमको ये समझाती है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो मैं तुम्हें मारूंगी। हम्म। तो हमें डरा के रखती है वो। अब हम उनके उसके साथ नहीं रहेंगे, अगर तू नहीं रखना चाहता हॉस्टल में डाल दियो। तो अब आप जो एक समाज में कुरीतियां फैल गई हैं कि दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, ये तो चीजें समझ में कोई समझा नहीं पा रहा है हमको। साहब इस कुरीति को कैसे निकाला जाएगा? यहाँ तो हमने दहेज लिया नहीं है, आप तो क्लियर चल रहे हैं शुरू है ना? से, समाज को भी पता है ये बात, सबको पता है। और लेकिन यहाँ तो हमसे मांगा जा रहा है दहेज, पैसा छीना जा रहा है आपसे। हाँ, वो कुरीति जो पैदा हुई है ना इस अब समाज में, अब तो मैं रोज ही समझ रहा हूँ ना, आए दिन ये केस हो रहे हैं कि हमें इतना पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारे पर केस कर देंगे। ये कुरीति जो है वो सिर्फ इन कानूनों के चक्कर में हुई है, जो कानून 498 है और ये लगा दिए गए हैं, लड़की को इतने अधिकार दे दिए गए हैं, वो गलत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कानून, मैं जब ये बात बोलता हूँ काफी लोगों को दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि कानून बहुत खूबसूरत है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले इस पर काबू खो चुके हैं, वो उसको उस तरह से यूज ही नहीं करते हैं। वरना इसमें ससुराल वालों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है और लड़कियों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, सिर्फ गलत आदमी को इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं रखा गया है। बावजूद उसके हर सही आदमी को गलत बनाकर इसमें इस्टेब्लिशमेंट दिया जाता है कि वो एक अपराधी है। और कुल मिला के शुरू से लेकर अंत तक हर आदमी जो इसमें फर्जीवाड़ा कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा खींचने के लिए कर रहा है, बर्बाद करने के लिए कर रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि इन जैसे मासूम लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में क्या षड्यंत्र चल रहा है, उनको बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए, और कैसे भी करके जितनी तबाही से बचने की कोशिश करें वहां से पैसा खींचा जाए। पर यह समझना जरूरी है कि जैसे इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, पैसा इनके पास क्या नहीं था? क्या पैसा लड़की लेके नहीं गई? क्या ये दे नहीं सकते थे? ये बातें बिल्कुल तय हैं, पर इन्होंने अन्याय के खिलाफ सर उठाया और समझने की कोशिश की कि इस अन्याय को हमें सर से कुचलना है। आप जैसे लोगों के लिए ये एक मिसाल बने कि हाँ, ये जो अन्याय है वो इतना बड़ा नहीं है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप इतना घबरा जाते हैं। आप इनको देखिए, क्या नहीं सहा, क्या नहीं बर्दाश्त किया, कितना नहीं टूटे होंगे, हर रोज रोए नहीं होंगे, हर वक्त घबराए नहीं होंगे। पर क्या वापस इंसान खड़ा होकर चल नहीं सकता? क्या वापस इंसान है ना अपनी जिंदगी को दोबारा सब तरह से अरेंज नहीं कर सकता? आज हम इनकी आज की परिस्थिति को समझते हैं कि जो तूफान की तरह जिंदगी इनकी चली है पिछले 1.5-2 साल में, जिसका मैं भी गवाह रहा हूं, एक एक पल, एक एक दिन हम साथ रहे, तो उस चीज को समझते हैं कि अब क्या ये बिल्कुल वैसे ही संकट में है या अब इन्हें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं? कैसा समझते हैं आप? नहीं, मजबूत तो हम अपने आप को समझते हैं, लेकिन मैं आपकी उस बात से सहमत अभी तक नहीं हो पा रहा हूँ कि जिसमें आप ये कह रहे हो कि नहीं कानून तो सही है। कानून में बहुत बड़ी कमियां हैं, उसको मेरे को समझ में नहीं आता। अगर कानून सही है तो अगर आज हमें उस कानून उससे 498 और 420 से निकाला गया है तो उसको सजा क्यों नहीं हुई? उसे इमीडिएट क्या कहना था, जितना सफर इन्होंने किया, सड़कों पर गुजारा अपनी दिन जिंदगी, उतने दिन तुम भी उसी तरह सड़कों पर गुजारो, तब तुम्हें समझ में आएगा लड़की वालों को कि संकट क्या होता है या झूठे एलिगेशन लगाने का मतलब क्या होता है। जब तक उसको फेस नहीं करेंगे ना ये लोग, लड़की वालों को आज तक समझने में नहीं आ पाएगी और ये केस इसी तरह चलते रहेंगे। हमारा तो एक ही कहना है कि अब हमें लड़के वालों को इन बातों से सतर्क रहना चाहिए कि इससे पहले कि हमारे ऊपर ये केस हो, हमें अपने घर की गतिविधियों को देखते हुए समझ जाना चाहिए और पहले से उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। और आज मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत हूँ। आज हर परेशानी झेल सकते हैं? हर परेशानी को झेल रहा हूँ और जी मजबूत है? हाँ, बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। आंटी भी अब बहुत खुश है। वो तो ये की बात वो, लेकिन उसके मन में आज भी यही है कब जाने दो ना, कैसों को क्या करना है। वो सीधे मन के नहीं। हाँ, इतने सीधे मन की, लेकिन मैं उसे समझा रहा हूँ नहीं, जितने कष्ट हमने सहे ना वो नहीं। तो ये जो अन्याय जो है, इतना सब कुछ आपने सहा है, तो आप ये चाहते हैं कि इसका अंत न्याय के साथ खत्म हो? बिल्कुल, न्याय के साथ खत्म होना ही चाहिए। मतलब न्याय ही मिलना चाहिए। हाँ, और साधना मैं क्या कह रहा हूँ, आपको उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए कि मेरी तरह आंख बंद नहीं कर लेनी चाहिए कि घर में चोरी हो रही है, कुछ तो कारण हो, क्यों हो रहा है ऐसा। हमें आज ही सतर्क हो जाना चाहिए इस बात का। ठीक है। थोड़ा सा सतर्क होने के लिए मैंने अपने बेटे को कई बार कहा कि भाई अकाउंट जो है तूने इंडिविजुअल नाम से जो खोला है इसको ज्वाइंट नाम से कर ले।
रिश्ते विश्वास पे चलते हैं मगर है ना। लेकिन वो मेरी बात को नहीं माना, उसी को आज भुगत रहा हूँ। सही बात है कि बाढ़ आने से पहले नाव बना लेनी चाहिए, वरना तो क्या है कि समस्याएं तो फिर हमेशा फिर इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतना विकराल रूप ले लेती हैं, फिल्मी स्टाइल में हुआ जो कुछ हुआ मेरे साथ। तूफानी तरीके से। हाँ, हर दिन तूफान। हर दिन तूफान और फिल्मी स्टाइल। आज हमें लगने लग गया कि वाकई फिल्में जो है वो क्या है। एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों का गवाह रहा हूँ, और मुझे हम लोग इतने से वीडियो में सिर्फ आपको इशारा दे सकते हैं, आप उसके डीप में सोचिए कि ये पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर का जो ओवरऑल तमाशा है उसको हमने बहुत छोटा करके यहाँ समझाने की कोशिश की है। दिक्कत ये है कि ये जो चीज़ है इसके अंदर कहीं भी इनको अपने अलावा सपोर्ट नहीं मिला, ये अपने दम पर लड़े, और यही सबसे बड़ी मजबूती है। आप अपने दम पे खड़े हो जाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी जो एज है उसके हिसाब से इन्होंने जो किया है वो युवाओं को भी इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये इंस्पिरेशन इतनी बड़ी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरा दिल से बहुत इच्छा थी कि मैं अंकल जी का इंटरव्यू करूं। मैं इनको कल से अब तक कई बार कह चुका हूं कि देख, मैं आपके इंटरव्यू को जोश में एक तो ये बहुत जोशीले हैं, बहुत दमदार तरीके से आपने अभी भी देखा है, बात करते हैं। अभी हम जब साउंड मैच कर रहे थे तो मेरी आवाज़ बहुत दबी हुई थी, तो मुझे अभी भी हाई पिच पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इनका जोश हमेशा ऐसा ही रहता है। हम इसी जोश से बात करते हैं। ये लाउड इसलिए है, तकलीफ से गुजरे हैं, तकलीफ में है, विश्वास टूटा है, धोखे हुए हैं। सिर्फ एक इंसान ने नहीं, बहुत सारे रिश्तेदारों ने धोखे दिए हैं, बहुत सारे परिवार वालों ने धोखे दिए हैं, दोस्तों ने हाथ खड़े कर लिए, तब तक भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। तो इससे ज़्यादा दर्दनाक स्टोरी किसी की हो वो भी समझे, और जिसकी इससे कम ज़्यादा भी हो वो भी समझे। पर ज़रूरी बात यह है कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। इस वीडियो को अगर आप दोबारा भी देखें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में फैलाएं, खास तौर से जो छत्तीसगढ़ के वासी हैं उनको, और एमपी और यूपी के लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में फैलाना चाहिए। इससे पता लगना चाहिए कि प्रशासन भी इतनी बड़ी लापरवाही से है ना इन केसेस को डील करता है। ये सिंपल केसेस होते हैं, इसमें अगर छोटा सा इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हो जाती तो शायद ये फैमिली इतना सब कुछ नहीं भुगतती। इसमें हम खुलकर बच्चियों के बारे में नहीं बात करना चाह रहे हैं। बच्चियों को पीटा गया है, मारा गया है, डराया गया है, धमकियां दी गई हैं, उन तक को थाने ले जाने तक की धमकियां दी गई हैं, यहाँ तक कि माँ ने और मामा तक ने भी बहुत मारा है। पर क्या फ़ायदा ये सब बातें करने से? दर्द तो दर्द होता है ना, ज़्यादा दर्द के बारे में बात करना भी एक तरीके से अपने आप में दर्द ही। तो दोस्तों, हमारे मुंह से तो सर इसमें एक ही गाना निकलता है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, दीवानगी का फिर हमें इनाम मिला है, ये उम्र भर का गम हमें इनाम मिला है। फिल्मों में बहुत सही लेखक भी अपनी कलम से क्या क्या लिख के चला जाता है। जहाँ जो लकीर दर्द से जुड़ जाए ना, वो सब अच्छा ही लगता है। लेकिन अपनों के बजाय भरोसा करने के, मैं अपनी तरफ से सबको ये कहूँगा कि आप राहुल जी पे जरूर भरोसा कर सकते हैं। जो भरोसा आपने मुझे दिया, नहीं अंकल जी, मैं उसके लिए आप भरोसा करेंगे तो ही हम लोग मजबूत होते हैं। नहीं, और हमारे पास और कोई रीजन भी नहीं था आपके ऊपर भरोसा करने के सिवा, क्योंकि जब अपने ही साथ नहीं दे रहे थे और हमें जो भरोसा आपसे मिला, पर आपने मिसाल कायम की ना हमारे भरोसे पे। हाँ, इसीलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि अब हमारा तो कोई रहा नहीं, आप हमारे बन के रहे, यही का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इन्होंने इतना टाइम दिया, इनका भी धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद।